तो चलिए मैं दीप रंजन सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा है कि आप लोग कंटिन्यू क्लास करेंगे क्योंकि अ, आशा है कि जनवरी फरवरी के आसपास में आपकी एग्जाम हो जाए। समय ज़्यादा है नहीं और 3-4 दिन से क्लास भी बंद था क्योंकि मेरा हेल्थ इशू थोड़ा सा चल रहा है। इशू है थोड़ा सा हेल्थ को लेकर के और इसलिए क्लास जो होंगे थोड़े से लंबे होंगे। और बाकी इससे पिछले वाले क्लास में हमने इसको कवर किया था और उसमें हमने पढ़ा हुआ था अ, इतिहास के प्रागैतिहासिक काल से पढ़े थे हम लोग। प्रागैतिहासिक काल, यहाँ पर प्राग को प्राक भी कह सकते हैं क्योंकि ग जो है क जो है ग का रूप ले लेता है क्योंकि संधि विच्छेद जब आप लोग करना सीखेंगे तो आप लोगों को पता चल रहा होगा कि जो प्रथम अक्षर होता है किसी भी वर्ग का प्रथमाक्षर जो होता है वो तृतीय अक्षर में बदल जाता है। जैसे कि ट का द हो जाना, ठीक है। ट का ये ड हो जाना, ठीक है ना। तो जो भी है जैसे ट का ड हो जाना और ट ठ ड मतलब तीसरा अक्षर में पहुंच जाना, क का ग हो जाना। तो ये प्राक इतिहास अर्थात इसे वो कर सकते हैं प्राक ऐतिहासिक काल। और कुल मिलाकर के 3 कालों में इसको बांटे हुए हैं। पहला जो काल हो जाता है हमारा प्राग ऐतिहासिक हो जाता है। क्या हो जाता है? प्राग ऐतिहासिक हो जाता है। दूसरा जो काल हो जाता है, दूसरा नंबर पर जो काल आ जाता है, दूसरा काल होता है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक है। और तीसरा जो हो जाता है, ठीक है, तीसरा जो हो जाता है ये हो जाता है सीधे ऐतिहासिक काल। ओके, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं और बात करें तो इसमें आपको कोई भी लिखा हुआ जो प्रमाण है नहीं मिलता हुआ है और इसमें लिखा हुआ मिलता है, इसमें नहीं मिलता है। लेकिन इसमें बात करें पढ़ने की तो इसको नहीं पढ़ा जा सका है, ठीक है। ये चीजें हैं। उसके बाद हम लोग चलेंगे ऐतिहासिक पर। पिछले क्लास में हालांकि इन दोनों चीजों को हमने कवर कर लिया था। आज इसको एक बार से रिवाइज करा दे रहे हैं और आई होप, आशा है कि आपको क्लास अच्छा लगे। क्लास अच्छा लगे तो ही वीडियो को लाइक कीजिए, अन्यथा मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको अगर अच्छा लगे तो आप लाइक करें, क्योंकि लाइक का मतलब ही होता है पसंद करना। अगर आपको आप मेरे पढ़ाने के तरीके को पसंद करते हैं तो लाइक अवश्य करें, क्योंकि आपके लाइक कमेंट में अपना सुझाव जरूर दें। क्या अच्छा लगा, क्या चीज़ है जिसमें भी सुधार लाने की आवश्यकता है, ये सभी आप सजेशन दे सकते हैं, ठीक है। तो प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल मतलब इसको कहते हैं प्री हिस्टोरिक। प्री का मतलब होता है पहले, प्री हिस्टोरिक कह जाइए, ठीक है ना, प्री हिस्टोरिक। हिस्ट्री मतलब तो समझ ही आए हैं क्या होता है। इतिहास होता है, इतिहास मतलब बीता हुआ कहानी। इति मतलब बीती हुई, हास मतलब कहानी। जो भी हमारा बीता हुआ पास्ट है वो हिस्ट्री है, ठीक है। अब प्री का मतलब होता है पहले, जैसे कि आप लोग नर्सरी में आपका बच्चे पढ़ते होंगे या फिर आपके जो भी हैं नर्सरी में पढ़ते हैं, तो उससे पहले प्री एक लगता है। प्री नर्सरी मतलब कि नर्सरी से पहले। तो ये इतिहास है, उसमें भी प्राक इतिहास। प्री हिस्ट्री मतलब हिस्ट्री तो हम पढ़ ही रहे हैं, लेकिन उससे सबसे पहले वाले भाग को हम लोग कहेंगे प्री हिस्टोरिकल एज, ठीक है ना। यानी कि चलिएगा अब यहाँ पर ध्यान समझिएगा। थोड़ा सा हेल्थ इशू है, इसको लेकर के थोड़ा सा आपको क्लास में हो सकता है कि साउंड की कमी हो या फिर लो साउंड आपको सुनाई दे, ठीक है। या फिर अगर क्लियर साउंड नहीं आ रहा है तो इसके लिए पहले ही क्षमा प्रार्थी है। बात करते हैं प्राग ऐतिहासिक का, प्री हिस्टोरी का। ये हिस्ट्री का पहले वाली पार्ट है और ये सबसे पुराना है और इसलिए इसमें आपको किसी भी प्रकार का लिखा हुआ साक्ष्य नहीं प्राप्त होता है। तो कुल मिलाकर के इस काल में हम कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार के जो विषय में जानकारी है वो इस काल में विषय में जो भी जानकारी मिलती है वह पाषाण के उपकरण, मिट्टी वगैरह, ये मिट्टी के जो बर्तन है या फिर खिलौने वगैरह हैं, इन सभी चीजों के बेस पर हम इस समय की जानकारियों का हम अनुमान लगाते हैं। मतलब कंफर्म चीज को लिखित तो कोई साक्ष्य है नहीं कि हम कंफर्म बता दें कि हुआ क्या था। तो इसी सब के बेस पर हम तैयार करते हैं कि आखिर उस समय का जनजीवन कैसा होगा, वे लोग कैसे जीते होंगे, उनका जीवन यापन का तरीका क्या हुआ होगा। उसके बाद आता है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल, और इसमें जो है आपको रिटर्न चीजें मिलती है बट उसको पढ़ नहीं सके हैं, ठीक है। अर्थात इस काल में आपको लेखन कला के प्रचलन के बाद भी, लेखन कला का प्रचलन इस काल में हो चुका है, उसके बाद भी जो लेख है उसको हम पढ़ नहीं सके हैं। बात करते हैं ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल मानव विकास के उस काल को इतिहास कहते हैं। ऐतिहासिक काल वह काल है जिसके लिए लिखित विवरण उपलब्ध है, ठीक है। जिसके लिए यानी कि जहां से लिखित विवरण उपलब्ध है उसको ऐतिहासिक काल कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि बताया गया है कि जो मनुष्य है इसके बारे में जो जानकारी मिलती है करीब करीब 10 लाख वर्ष पहले से मिलती है। कितना? 10 लाख वर्ष पूर्व, ठीक है, मानव के अस्तित्व का पता चलता है अब तक, ठीक है। तो याद रखिएगा मानव के इतिहास की जानकारी कितना पूर्व से प्राप्त होता है, तो 10 लाख वर्ष से। लेकिन बात करें अगर होमोसेपियंस का, किसका? होमोसेपियंस मतलब कि जो ज्ञानी मानव है, ठीक है, जो ज्ञानी मानव है, ये लगभग लगभग आप यहाँ पर देख सकते हैं
कि मनुष्य की कहानी आज से लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व प्रारंभ होती है, पर ज्ञानी मानव जो है होमो सेपियंस, उनको होमो सेपियंस इंग्लिश में कहते हैं, इनकी जो जानकारी है करीब-करीब 30 से 40,000 वर्ष पहले से पता चलता है। तो इसको चलिए बाँटते हैं, सबसे पहला है पाषाण काल, और पाषाण काल जो है, पाषाण अर्थात पत्थर होता है, अर्थात पत्थर का काल। तो इसमें कुल मिलाकर के हमें पत्थर से ही इनकी कुल जानकारी मिलने वाली है। यह काल मनुष्य की सभ्यता का प्रारंभिक काल माना जाता है, किसको? पाषाण काल को, ठीक है? और इसको 3 भाग में बाँट दिए हम। इस एक बाँट दिए हैं 3 भाग में, तो एक है पुराना यानी कि पूरा पाषाण काल, एक है मध्य पाषाण काल, और तीसरा जो बताए थे हम, जिसको नवपाषाण काल या फिर उत्तर पाषाण काल कह सकते हैं, ठीक है? कुल मिलाकर के यहाँ पर वो चीज़ें थी। उसके बाद बात करते हैं पूरा पाषाण काल की, तो इसको भी 3 भाग में बाँट दिया गया है। इसमें 3 भाग। अब ये जो 3 पार्ट बाँटे जाते हैं किसके? टेक्नोलॉजी के बेस पर, कल ही मैंने बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका जो लिंक है इसकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के पूरा पाषाण भी 3 भाग में बँट जाते हैं। एक निम्न हो जाते हैं, यानी कि टेक्नोलॉजी के बेस पर निम्न, मतलब लो टेक्नोलॉजी वाले, मीडियम टेक्नोलॉजी वाले और फिर हाई टेक्नोलॉजी वाले। मतलब कि निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल, ठीक है? तो कहाँ गया? पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को हम लोग क्या किए हैं? 3 भाग में बाँट दिए हैं, ठीक है? और ये पूरा पाषाण काल है, क्योंकि पाषाण काल का पुराना भाग है, इसलिए इसमें क्या लोग अखेट वगैरह करते थे, मतलब शिकार करते थे और उसी को खाते थे। खाद्य संग्रहण के भी इसमें कुछ अवशेष आपको प्राप्त होते हैं, ठीक है? यह काल जो है अखेट और खाद्य संग्रहण के लिए अभी आपको बताया है, ठीक है? और प्राप्त उपकरणों के आधार पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि ये लगभग 250 अर्थात 2.5 लाख ईसा पूर्व के होंगे। 2.5 लाख ईसा पूर्व के, यानी कि आज से लगभग 2.5 लाख वर्ष पहले के। कौन? पूरा पाषाण काल, यानी कि पूरा पाषाण काल का काल कितना माना गया है? 2.5 लाख माना गया है, ठीक है? पूरा पाषाण का बाद जो होता है मध्य पाषाण काल, उसको माना जाता है 1 लाख, ठीक है ना? और उसके बाद हो जाता है आपका 1 लाख, एक के बाद मतलब ये 2.5 से 1, 1 से 40 और 40 से 10, आगे चल के आपको टोटल चीज़ पे मिलने वाला है। अभी हाल ही में अगर बात करें, महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान पर एक खुदाई हुई है, जहाँ पर आपको, बात अभी तक 10 लाख की हो रही थी ना, लेकिन बोरी नामक स्थान में जो खुदाई मिला हुआ उसका अवशेषों से अनुमान लगाया ये जा रहा है कि मनुष्य की उपस्थिति लगभग 14 लाख वर्ष पहले। अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि मनुष्य की उपस्थिति लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व थी, लेकिन अभी बोरी में, महाराष्ट्र के जो बोरी नामक जगह है, ये बोरी जगह है, वहाँ पर जो अवशेष मिले हैं, वहाँ पर पता चलता है कि मनुष्य की उपस्थिति लगभग 14 लाख वर्ष पहले थी, ठीक है? अब यहाँ पर है कि अ, गोल पत्थर आपको, सॉरी शायद क्लास में ये छोड़ दिए थे, कल के क्लास में गोल पत्थर की जो उपकरण मिलते हैं वो सोहन नदी घाटी में मिलते हैं, ठीक है? तो ये याद रखना है, सोहन कैसा है? गोल मटोल है, ठीक है? सोहन कैसा है? गोल मटोल है। तो ये चीजें आपको यहाँ से क्लियर करना है। देखिए एक एक पॉइंट आपको ध्यान से समझना होगा, ठीक है? सामान्य पत्थर के बने हुए थे, कोर और फ्लक्स प्रणाली द्वारा बनाए गए जो हथियार थे, वो आपको मिलते हैं मद्रास से जो कि वर्तमान में चेन्नई में है। जबकि बात करें इसी प्रणाली द्वारा अर्थात कोर तथा फ्लक्स प्रणाली द्वारा ही, लेकिन अब की बार सामान्य पत्थर ना करके उसमें क्या प्रस्तर का बना दिया गया था। किसका? प्रस्तर का। प्रस्तर भी एक प्रकार का आपको मटेरियल है। तो इससे जो औजार बना हुआ था, सिंगरौली घाटी, मिर्जापुर एवं बेलन घाटी, कल इसको बताए हुए थे, क्योंकि ये प्रस्तर के हथियार हैं, और प्रस्तर के हथियार है तो प्लस्तर की तरह चिकना कौन होता है? सींग होता है। किसका? भैंसी का सींग होता है, बेलन होता है। और ये दोनों सींग और बेलन कहाँ के प्रसिद्ध है? मिर्जापुर के प्रसिद्ध है, क्योंकि ये बेलन, महिलाएं बेलन चलाती है और भैंसी मरखा होता है सींग के जैसे, ठीक है? ये दोनों कहाँ पाए जाएंगे? मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश में पाए जाएंगे, क्योंकि ये कहाँ के एरिया है? उत्तर प्रदेश के है। तो कल इसको भी हमने बताया था। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं मध्य प्रदेश में, एक भोपाल उसका जो क्षेत्र है, अर्थात जो राजधानी है भोपाल। भोपाल गैस हत्याकांड भी आप लोग समझ रहे होंगे, पढ़े ही होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो आगे चल करके आपको पढ़ा दिया जाएगा। तो मध्य प्रदेश के भोपाल नगर के पास भीमबेटका में, चूंकि ये क्या है कि ये आपको हम पीछे वाले क्लास को रिवाइज करा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा हम फास्ट चल रहे हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल नगर के पास भीमबेटका है, और भीमबेटका यानी कि भीम का बेटा, मतलब ऐसे इसका मतलब नहीं हुआ कि भीम का बेटा, बस ऐसे याद करने के लिए भीम का बेटा, और इसका भीम का बेटा आदम जमाने का एक आदम नगर भी था, ठीक है? तो कुल मिलाकर के ये दोनों के दोनों कहाँ से हैं? आपको मध्य प्रदेश से आ जाते हैं, ठीक है? यहाँ पर है आपको कुछ जाति वगैरह है, और यहाँ पर 3 अवस्था में बाँट दिया गया औजार प्रौद्योगिकी, यानी कि टेक्नोलॉजी के बेस पर, हथियारों के टेक्नोलॉजी के बेस पर 3 भाग में। हमने आपको इससे पहले ही बताया था कि निम्न, मध्य और उच्च। ये थोड़ा-सा लो क्वालिटी का टेक्नोलॉजी का होगा, जिसमें हस्तकुठार और पिटार नहीं आता है।
मध्य में जाता है शल्क यानी कि फ्लक्स, और इसमें शल्क के साथ साथ फलक भी आ जाएगा जिसको ब्लेड भी कहते हैं, यानी कि थोड़ा थोड़ा ये एडवांस लेवल का वेपन्स यानी कि हथियार होते गए हैं। बाकी आपको पूरी तरह से अगर ये याद चाहिए, आपको क्लास में याद हो जाना चाहिए, तो कल का क्लास आप लोग जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, आप जाकर के वहां से देख सकते हैं। बाकी आपको पहलगाम है, और ये सबके लिए आपको कल ट्रिक बता दिए थे कि कैसे पहलगाम आपको कश्मीर में होगा, बेलन घाटी, ये बेलना चलाने वाली महिलाएं कहाँ मिलती हैं, ये सबके लिए ट्रिक आपको बता दें। भीम का बेटा आदम है, और जानते ही हैं कि ये कि हाँ मध्य प्रदेश है, ठीक है, और भीम जिससे लड़ेंगे उसका तो होश ही जाना है, तो वही हो गया होशंगाबाद जिला। 16 आर है, आर से राजस्थान है, और सिंगी तालाब, तालाब की जरूरत भी राजस्थान में ही है, और राजस्थान के लोग तो ना होंगे कभी गोर, यानी कि नागौर, ठीक है। ओके, तो ये सभी चीजें कल हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। नवासा हम लोग कहाँ से लेंगे, तो मुंबई से लेंगे, अर्थात महाराष्ट्र से लेंगे, अहमदनगर जिले से। और हुस्न है, हुस्न की रानी गुलबर्गा होगी, ठीक है, गुलाब की तरह, और करेगी नाटक कर्नाटक, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग पढ़े हुए थे सॉरी अट्टी राम पक्कम, अट्टी राम पक्कम, इसके बारे में हम लोग तमिलनाडु के बारे में, पकी भीमबेटका निवासा और पुष्कर उपरी, ये सब चीज भी कल हम लोगों ने पढ़ लिया था। नर्मदा नदी के किनारे स्थित शमानपुर है, ठीक है ना, इसको भी हम लोग पढ़े हुए थे। कुल मिलाकर के ये जो तीनों काल है, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, यानी कि ये तीनों पाषाण काल के हैं। देखिए पूरा पाषाण काल के ये क्या है प्रकार है, तो 2.5 लाख से 1 लाख, 1 लाख से 40, और 40 से 10,000, यही चीजें हमने आपको अभी बताया था, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर मध्य पाषाण काल के, किसकी, मध्य पाषाण काल की। तो मध्य पाषाण काल जो है, इस काल में प्रयुक्त होने वाले उपकरण आकार में बहुत छोटे होते थे मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में आकार उपकरण के जो आकार होते थे वो छोटे छोटे होते थे, और इसीलिए इसे माइक्रोलिथ भी कहा गया है। ओके, चलिए बात करते हैं यहाँ से। अब जहाँ जो है क्वार्टराइज का जो है प्रयोग किया जा रहा था आपको किसमें, पूरा पाषाण काल में। पूरा पाषाण में जहाँ आपको क्वार्टजाइट का प्रयोग होता था, वहीं पर इसको हटा के बाकी जो भी है, चाहे जेस्पर हो, चाहे एगेट हो, चट हो, या चालसीडनिंग पदार्थ हो, ये आपका मध्य मध्य पाषाण काल में इसका प्रयोग होने लगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर, शायद यहीं तक क्लास चला हुआ था, तो यहाँ से चलते हैं आराम से, अच्छे तरीके से समझते हुए, ठीक है। इससे पहले थोड़ा सा हम पानी पी ले, आप वीडियो को कर दीजिए अब शेयर, क्योंकि अब यहाँ से आने वाला है नए चीज आने वाले हैं, तो आप लोग इसको धकाधक से, अगर लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए, और लाइव चैट में कमेंट ना करें, क्योंकि लाइव चैट जैसे ही ये प्रीमियर खत्म होगा वो खत्म हो जाता है। लाइव चैट पर एक क्रॉस का, इधर साइड में क्रॉस का ऐसा बटन होगा, मतलब एक ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करेंगे, ये कट जाएगा, फिर जाकर के आप कमेंट में जाकर के और अपनी राय जरूर लिखें, राय लिखें, बताएं कि आपको क्लास कैसा लग रहा है, क्या इसमें सुझाव आप देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। बाकी जितने भी ग्रुप हैं आपके पास, प्लीज शेयर कर दीजिए, रिक्वेस्ट है आपसे कि आप उसे शेयर कर दीजिए, ठीक है। थोड़ा सा हम तब तक आ रहे हैं पानी पी करके, आप तब तक इसको शेयर करें। आप लोग शेयर कीजिए वीडियो तब तक। चलिए, तो आगे यहाँ से देखते हैं। इस समय के जो प्रस्तर उपकरण जो है, ये भी चीजें आपको बता दिए थे कि भारत के कौन कौन से हिस्से से ये आते हैं, यानी कि इस समय के जो उपकरण मिलते हैं। कल मैंने आपको भारत का एक नक्शा बनाया था, और ये भी बताया था, सॉरी, ठीक है, क्यों कहाँ कहाँ से मिलते हैं, यही इसका कुछ क्रम था, आपको याद होगा, ठीक है। जहाँ पर आपको था, ये क्या राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र यानी कि मुंबई के कुछ, अर्थात बांदा के थे, कुछ आपको मालवा के थे,
उसके बाद विंध्य की पठार, विंध्य पहाड़ियाँ आ जाती है, ठीक है। फिर आपको आ जाते हैं आंध्र प्रदेश, मैसूर, मैसूर के बाद आ जाते हैं आपको ये पश्चिम बंगाल, और उड़ीसा एक हो जाता है, और फिर हो जाता है आपको उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ यहाँ से आपको मिलते हैं इसके जो प्रस्तर उपकरण है, कब के, मध्य काल के, ठीक है ना। बाकी जो पूरा पूरा पाषाण काल के जो मिलते हैं वो आपको कल के वीडियो में है। बाकी ये है कि कहाँ कहाँ मिलते हैं ये, मध्य पाषाण काल के, ठीक है। और उस समय जो है क्वार्टजाइट का प्रयोग होता था पूरा पाषाण काल में, और इसमें क्वार्टजाइट को छोड़ करके जो भी है आपको सब इसी में आ जाता है, ठीक है। चाहे चार्ल्स सिडनी हो, जेस्पर हो, चार्ट हो, जो भी हो, ठीक है, ये सब इसमें आ जाते हैं। तो चलिए, ये भी हो ही चुका था, इसको बढ़ाते हैं आगे की ओर। अब लेते हैं, यहाँ से प्रारंभ हो रहा है और यहीं से हम लोग को पढ़ना भी है। मध्य पाषाण कालीन मानव अस्थि पंजर के कुछ अवशेष, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के सरायनहर तथा ये भी हो चुका था। चलिए, कुछ अस्थि पंजर यहाँ पर याद रखिएगा, ये अस्थि पंजर की बात की जा रही है। तो मध्य पाषाण काल के कुछ अस्थि पंजर है, और ये कहाँ कहाँ से मिल रहे हैं। तो थोड़ा सा हेल्थ भी अच्छा नहीं है, इसलिए कुर्सी का सहारा लेना पड़ रहा है, चेयर का। ऐसा है कि आप लोग समझ पाएंगे, देखते हैं। तो कहाँ थे हम लोग, हाँ, अस्थि पंजर जो है, अस्थि मतलब हड्डी होता है, और पंजर ये जो हड्डियों का यहाँ पर जो ये होता है, जहाँ भी ऐसे ऐसे हड्डियां पाई जाती है, पंजर ये बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के जो हड्डियां हैं वो आपको इसका अवशेष प्रतापगढ़ में मिल रहा है, जो कि उत्तर प्रदेश के सरायनहर राय तथा कहाँ, महदहा, उसको मलदहा भी कहीं कहीं लिखा जाता है, नामक स्थान से प्राप्त होता है। अब याद रखिएगा, इसको कैसे याद रखिएगा, अस्थि पंजर कहाँ कहाँ मिलते हैं, क्योंकि आराम से पढ़िए। हमको, हमारा उद्देश्य एक ही चीज है कि हम याद कर सकें, हमारा ज्यादा कुछ उद्देश्य नहीं है। ये नहीं कि हमको तेजी में भगाना है, नहीं, चाहे वीडियो लंबी क्यों ना हो, लेकिन हमें आराम से पढ़ना है और उसको माइंड में क्लियर करना है, ठीक है। तो बात करते हैं अस्थि पंजर का, किसका, अस्थि पंजर का। और अस्थि पंजर के जो अवशेष मिल रहे हैं, अब मान लीजिए कि प्रतापगढ़, यानी कि आप लोग एक नाम तो बड़ा फेमस सुनिएगा, राणा प्रताप सिंह। तो अस्थि पंजर यानी कि जब उनके हड्डियों की बात आएगी, जब भी बात आएगा अस्थि पंजर का, वो भी कौन, मध्य पाषाणीन का, मध्य पाषाण कालीन का। तो राणा प्रताप से याद रखिएगा प्रतापगढ़। और उत्तर प्रदेश में ये जाकर के थोड़ा सा, कोई भी बॉडी जब हम उसे दफनाते हैं तो वो क्या होता है, थोड़ा सा सड़ने लगता है, तो सराय नहर हो जाएगा। सराय से याद रखिएगा सड़ना, ठीक है। तो प्रतापगढ़, सड़ना से सराय नहर, ठीक है। तथा अब यहाँ पर जो महदहा है, या फिर मलदहा, जो भी हो, कहीं कहीं मलदहा भी लिख दिया जाता है। तो नहर में अब क्या होगा कि ये दहाएगा, दहाना मतलब एक जगह से दूसरे जगह तक पानी में तैरते हुए जाना। तो कुल मिलाकर के ऐसे याद कर लेना है, प्रताप का शरीर, प्रताप का शरीर, शरीर से सराय होगा, सराय नहर, और इस नहर में ये महदहाय, क्या होगा, महदहा, यानी कि दहाएगा, ठीक है। तो प्रताप का शरीर नहर में दहाएगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि जो भी मध्य पाषाण कालीन मानव का जो अस्थि पंजर है, उसका अवशेष कहाँ मिलता है, तो इसका अवशेष मिलता है प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के सरायनहर तथा उत्तर प्रदेश का ही मदहा नामक स्थान से प्राप्त होता है। किसी को दिक्कत, आशा है किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए, अब इसके बाद देखते हैं हम, कहाँ गया, यहाँ पर है, मध्य पाषाण कालीन जीवन भी शिकार पर अधिक निर्भर था। अब जो पाषाण काल में, पूरा पाषाण जो काल था, पूरा पाषाण तो ये दो चीज पर ही निर्भर था, एक आखेट पर निर्भर था और खाद्य संग्राहक, इसमें दो ही चीज मिलता है, खाद्य संग्राहक। मतलब ये लोग क्या करते थे, ये लोग आखेट करते थे, शिकार खेलते थे, और शिकार करके जो भी जीव मिलते थे उसे खा करके अपना भोजन पूरा करते थे, और आगे चल करके इसे संग्राहक भी करने लगे, ठीक है।
तो अब जब हम एक पूरा पाषाण काल से आएंगे मध्य पाषाण काल में, तो एक चीज बताइएगा, क्या अचानक से आखेट वगैरह खत्म हो जाएगा? नहीं, थोड़ा बहुत रहेगा, लेकिन अब ये थोड़ा बहुत अपने को क्या करेंगे, डेवलप भी करेंगे। ये रूल है, जब हम एक कैटेगरी से दूसरे कैटेगरी में जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमारा पुराना जो आदत है वो पूरी तरह से खत्म ही हो जाता है, थोड़ा बहुत तो उसका रहेगा ही। ठीक है, चलिए। तो मध्यपाषाणकालीन जीवन भी शिकार पर अधिक निर्भर था। इस समय तक लोग पशुओं में गाय, बैल, भेड़, घोड़े एवं भैंसों का शिकार करने लगे थे। ठीक है, अब इस समय के जो लोग हैं, गाय हुआ, बैल हुआ, भेड़ हुआ, घोड़े हुए एवं भैंसों का शिकार करने लगे थे। जीवित व्यक्ति के अपरिवर्तित गुण सूत्रों के प्रमाणों के आधार पर भारत में मानव का सबसे पहला प्रमाण केरल से मिला है। मतलब जीवित व्यक्ति के अपरिवर्तित जैविक गुण सूत्र, अपरिवर्तित मतलब जो बदलने योग्य नहीं है या फिर बदला नहीं है, तो ऐसे गुण सूत्र, अच्छा गुण सूत्र ही होता है जो अ, ये गुणसूत्र कहाँ पाया जाता है? ये सभी कोशिका के केंद्रक के अंदर पाया जाता है। ठीक है, अगर आपने बायो पढ़ा है तो अगर गुणसूत्र की बात करें, डीएनए की बात करें, जीन की बात करें, तो ये सभी उसी के अंग हैं। आप लोग नाम तो सुने ही होंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें जीवित व्यक्ति के अपरिवर्तित जैविक गुणसूत्र की, व्यक्ति कैसा है? जीवित व्यक्ति है, और उसका मतलब अभी तक जिंदा नहीं है, ये मत सोचिएगा। उसका अपरिवर्तित यानी कि बदला हुआ नहीं है, वैसे ही है जैसे कि वो था। तो अपरिवर्तित जैविक गुण सूत्रों का प्रमाण कहाँ मिला है? केरल में मिला है। कहाँ मिला है? केरल में मिला है। याद रखिएगा, अब जब भी बात आएगा जीवित व्यक्ति के अपरिवर्तित जैविक गुण 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 सूत्रों का प्रमाण कहाँ मिलेगा, तो केरल हो जाएगा। ये ऐसे याद कीजिएगा, जब आपके यहाँ घर भोज होता है तो हम लोग क्या करते हैं, केरा का वहां पर पौधा लगाते हैं। क्या इतना जल्दी ये मर जाता है? नहीं ना, क्या होता है, जिंदा ही रहता है। तो जब भी बात आएगा जीवित व्यक्ति के अपरिवर्तित जैविक गुणसूत्रों के प्रमाण की, तो उसको हम लोग याद करेंगे। भारत में मानव का सबसे पहला ऐसा प्रमाण आपको कहाँ मिला था? केरल से मिला हुआ था, जो 70,000 साल पुराना होने की संभावना है। ऐसा माना जाता है कि वो कितनी साल पुराना हो सकता है? 70,000 साल पूर्व। मतलब भारत तो यूनिक यूनिक चीजें आपको देता है। जहां आपको मानव के अस्तित्व का 10 लाख मिलता है, कि लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व मानव के अस्तित्व में होने का पता चलता है, वहीं पर महाराष्ट्र के बोरी में जो है कुछ अवशेष मिले हैं, जिससे पता चलता है कि ये 10 लाख ही नहीं, आप समझ रहे हैं, 14 लाख पूर्व पता चलता है। कितना? 14 लाख वर्ष पूर्व। ठीक है, अब जहां तक की बात करें कि होमोसैपियंस जो है, होमोसैपियंस मतलब समझ ही रहे हैं, अर्थात होमोसैपियंस अर्थात ज्ञानी मानव, यानी कि सभ्य मानव। सभ्य मानव का जहां पर हमें मिलता है 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व की। ठीक है, तो वहीं पर 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व, लेकिन भारत में जो केरल में जो आपको अपरिवर्तित जैविक गुण सूत्रों का प्रमाण मिला है, वो तो आपको 70,000 साल पुराना भी है। जहां तक होमोसैपियंस की बात चल रही है 30 से 40 की, वहीं पर हमारे केरल में जो मिल रहा है वो 70,000 साल पुराना होने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो अब आप समझ रहे हैं कि भारत किस प्रकार सभी प्रकार के रिकॉर्डों को क्या कर रहा है, ध्वस्त कर रहा है। ठीक है ना, तो ये चीज दिमाग में रखना है। एक है कि मानव के अस्तित्व होने का 10 लाख, लेकिन भारत दे रहा है 14 लाख, और ये कहाँ? महाराष्ट्र के पुरी में मिल रहा है। जहां पर फिर कहा जा रहा है होमोसैपियंस, होमोसैपियंस का क्या माना जा रहा है, कितना पूर्व? तो 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व माना जाता है। वहीं पर भारत के केरल में जो अपरिवर्तित गुणसूत्र, जैविक गुणसूत्र के कुछ प्रमाण मिले हैं, उससे पता चलता है 70,000। ठीक है, यानी कि अब आप समझ सकते हैं कि भारत का डाटा कैसा कैसा रहा है। अगर ऐसा ही होता रहा तो सभी डाटा को ये क्या करेगा, ध्वस्त करेगा। आगे देखते हैं, चलिए। अगला है कि जीवित व्यक्ति के, ये तो हो गया। ठीक है, 70,000 साल पुराना होने की संभावना है, और इस व्यक्ति के गुण सूत्र, अब इसका जो गुण सूत्र मिला है, जो गुण सूत्र मिला है, अफ्रीका के प्राचीन मानव के जैविक गुण सूत्रों से पूरी तरह मिलते हैं। अब ये गुण सूत्र क्या है? तो जीन है। जीन है, जीन एक ऐसा आपको बायोलॉजिकल चीज है कि एक मतलब हमारा जो गुण है ना, वो हमारे बच्चों में जाएगा, इसी गुण सूत्र अर्थात उसको इंग्लिश में जीन कहते हैं। इसी जीन्स के द्वारा हमारा गुण हमारे बच्चों में ट्रांसफर होता है। तो जहां पर, अब ये कहाँ के? केरल का है। तो केरल के लोगों का गुणसूत्र आपके कहाँ के? अफ्रीका के प्राचीन मानव के जैविक गुणसूत्रों से पूरी तरह मिलते हैं। ठीक है, इसका मतलब अब आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब यहाँ पर है कि यह काल हुआ है जो अफ्रीका से आदि मानव ने विश्व के अनेक हिस्सों में बसना प्रारंभ किया। मतलब यह काल हुआ है, ये जो 70,000 है,
70,000 वर्ष पूर्व का जो आपको अपरिवर्तित जो गुणसूत्र यानी कि जीन्स मिले हुए हैं, उसका प्रमाण मिला हुआ है। तो ये मैच खा रहा है अफ्रीका वाले से, अफ्रीका के भी प्राचीन व्यक्तियों से, और इसलिए इससे ये माना जा रहा है कि शायद उस समय जो अफ्रीकी लोग थे, ये विश्व के अलग-अलग हिस्सों में जाकर के बसना प्रारंभ किया, जो 50 से 70,000 साल पहले का माना जाता है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि 50 से 70,000 साल पूर्व जो अफ्रीकी लोग थे, वो विश्व के अलग-अलग क्षेत्रों में जाकर बसना प्रारंभ किए। अब अगर ये विश्व के अलग-अलग क्षेत्रों में जाकर बसना प्रारंभ किए, तो अब आप बता सकते हैं कि वर्तमान में जो भारत में जो लोग हैं, उनके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। 1000 साल पहले का माना जाता है, ठीक है? कितना? कितना हजार? 70,000 साल, ठीक है? कृषि संबंधी प्रथम साक्ष्य। अब बात करते हैं कृषि संबंधी प्रथम साक्ष्य। तो कृषि का पहला साक्ष्य आपको सांभर राजस्थान में पौधे बोने का है, जो ईसा से 7,000 वर्ष पुराना है। मतलब कि 2023 में हम लोग हैं, तो 2000 साल ये और 7,000 वर्ष उधर, यानी कि कुल मिलाकर के 9,000 वर्ष पूर्व, यानी कि आप 10,000 मान सकते हैं। ठीक है, तो भारत में अगर सबसे कृषि संबंधी प्रथम साक्ष्य कहीं मिलता है, तो आपको सांभर, सांभर कहाँ है? राजस्थान में है। ठीक है, तो राजस्थान से मिलता है। ठीक है, और याद रखिएगा सांभर नामक जगह से। ठीक है, कृषि का आपको प्रमाण मिलता है कहाँ से? सांभर नामक क्षेत्र से, और सांभर कहाँ है? तो राजस्थान में है। वहां पर पौधे को बोने का प्रमाण मिलता है। ठीक है, अगर बात करें तो 3000 ईसा पूर्व तथा 1500 ईसा पूर्व के बीच में सिंधु घाटी में एक उन्नत सभ्यता वर्तमान में थी। मतलब 3000 से लेकर के 1500 तक के बीच में, यानी अगर ये ईसा पूर्व की बात हो रही, तो अभी तो हम ईस्वी में है 2023 पर, तो 2000 इसको ले लीजिए और 3000 ईसा पूर्व यानी कि पहले, और वहां से आगे ये, तो कुल मिलाकर के 2 3 5000 हो जा रहे हैं। यानी करीब करीब आज से 5000 साल पहले से लेकर के 2500 साल पहले तक, 5000 साल पहले से 2500, क्योंकि इसमें भी जब हम 2000 जोड़ेंगे तो 1500 ये और 2000 कितना, 1500 और 2000 2500 हो जाएंगे। ठीक है, सॉरी 2500 तो होगा नहीं, सॉरी 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 सॉरी, गलती कर दिया। 2000 ये और 3000 3500। ठीक है, तो 3500, आज से 3500 वर्ष पूर्व शायद हड़प्पा सभ्यता समाप्त हुई थी। लेकिन आज से लगभग लगभग, हालांकि 2500 वर्ष पूर्व के आसपास आते आते खत्म हुआ, लेकिन हम बात करें तो आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व जो हड़प्पा सभ्यता, वहां पर आपको नगरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी, ये याद रखना है। ठीक है, ये कौन सी सभ्यता थी? हड़प्पा सभ्यता कहिए, या फिर मोहनजोदड़ो कह सकते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता भी कह सकते हैं। वहां पर दो मतलब सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र थे, मोहनजोदड़ो और सिंधु नदी के आसपास ये क्षेत्र बसा हुआ था, हड़प्पा भी क्षेत्र था, और इसीलिए इसी के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। चलिए, अब इसके बीच में सिंधु घाटी में एक उन्नत सभ्यता वर्तमान में थी, जिसके अवशेष मोहनजोदड़ो यानी कि मुअनजोदाड़ो और हड़प्पा में मिले हुए हैं। यानी कि इसका अवशेष कहाँ कहाँ? तो मोहनजोदड़ो में और हड़प्पा में, और इसी कारण से इसको हड़प्पा की सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि ये सिंधु घाटी के आसपास में बसा हुआ था। ठीक है, अब बात करें कृषि का, क्योंकि प्रत्येक चीज को आपको ये करते चलना है। तो देखिए, सांभर, सांभर क्या है? एक रेसिपी का नाम है, जैसे इडली डोसा आप लोग खाते होंगे या नाम सुने होंगे, उसी प्रकार सांभर भी एक प्रकार का आपको रेसिपी है। ठीक है, तो कृषि का जब भी बात आएगा कि कृषि का साक्ष्य सबसे पहले भारत में कहाँ मिल रहा है, ठीक है, पौधे बोने का, तो सांभर में मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है? इडली डोसा नहीं, सांभर याद रख लीजिए। ठीक है, बात करें तो 3000 से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक आपको सिंधु घाटी में एक उन्नत सभ्यता का पता चलता है। ठीक है, और ये इसके दो क्षेत्र जो थे महत्वपूर्ण थे, मोहनजोदड़ो थे और हड़प्पा था। ठीक है, और इसलिए इसे हड़प्पा की सभ्यता भी कहते हैं या फिर सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। ठीक है, विश्वास ऐसा किया जाता है कि भारत में आर्यों का प्रवेश प्रवेश जो है बाद में हुआ, माना ये जाता है, ऐसा विश्वास किया जाता है, इसका कोई साक्ष्य नहीं है। ऐसा ये माना जाता है कि आर्य जो है वो बाद में भारत में प्रवेश किया। ठीक है, वेदों में हमें उस काल की सभ्यता की एक झांकी मिलती है। जैसे वेद है, जब हम वेद पढ़ते हैं तो उस समय के काल के, जब भारत में आर्य आए हुए थे, तो उस समय की जानकारियां मिलती है। अर्थात जो भी वेद है उसमें आर्यों के बारे में जानकारी मिलती है।
मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में कुछ साक्ष्यों के आधार पर प्रतीत होता है कि लोग कृषि एवं पशुपालन की ओर आकर्षित हो रहे थे। मतलब अब अगर इसे समझने की जरूरत है तो पॉइंट वन में रख लीजिए पूरा पाषाण काल और दो में रख लीजिए मध्य पाषाण काल। अब पूरा में जहाँ थे लोग आखेट 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 का काम करते थे। किसका काम करते थे? आखेट का। आखेट और खाद्य संग्रहण करते थे। तो ये आखेट कर रहे हैं, शिकार से धीरे धीरे समझ ही रहे हैं कि ये कृषि की ओर जाएंगे। पशुपालन तो कर ही रहे हैं। इधर आप साइड में देखे हुए थे कि ये लोग पशुपालन भी अब कर रहे थे, गाय भैंस भेड़ बकरा आदि का ये शिकार करने लगे थे। और धीरे धीरे अब ये कृषि और पशुपालन की तरफ ये लोग क्या हो रहे हैं, झुकाव कर रहे हैं। क्योंकि अब इन्हें ये लगता था कि अगर हम इन्हें पाले तो हमें कहीं और हमें आखेट करने की जरूरत नहीं है। हमें आसानी से दूध, और कहें तो पशु तो दूध का क्या खुद एक भंडार है, भंडार भी है। अर्थात आपको दूध एक जगह से दूसरी जगह तक ले ही नहीं जाना है। आप गाय को ले जाइए, उसके साथ उसकी दूध भी जा रही है, प्रतिदिन आपको दूध मिलेंगे। ठीक है। तो मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में कुछ साक्ष्यों के आधार पर कुछ साक्ष्य ऐसे मिलते हैं जिससे पता चलता है कि लोग कृषि एवं पशुपालन की ओर आकर्षित हो रहे थे। ठीक है। चलिएगा, इस समय मिली समाधियां से स्पष्ट होता है कि लोग अंत्येष्टि क्रिया से परिचित थे। अंत्येष्टि क्रिया मतलब होता है कि श्राद्ध कर्म। अंत्येष्टि, अंत मतलब अंत में जो क्रियाकर्म होता है उससे ये लोग परिचित थे। मानव अस्थि पंजर के साथ साथ, अब अस्थि पंजर कहाँ मिला है अभी हम लोग बात किए थे। हड्डी कहाँ मिली थी? तो प्रताप जी की हड्डियां मिली थी। ठीक है। उत्तर प्रदेश के कहा, उत्तर प्रदेश के कहा, सराय नहर में। और क्या? दहाती हुई। ठीक है ना। ये एक आपको कंसेप्ट बताए हुए थे, तो ये चीज वहां पर आप जाकर के देख सकते हैं। मानव अस्थि पंजर के साथ साथ कहीं पर कुत्ते का भी आपको अस्थि मिलते हैं। कुत्तों का अस्थि, इससे ये सीधा सीधा साबित होता है कि उस समय के लोग जो थे वो कुत्तों को पालना चालू कर दिए थे। ठीक है। अस्थि पंजर भी मिलता है जिससे प्रतीत होता है कि वे लोग मनुष्य के प्राचीन काल से ही सहचर थे। यानी कि जो कुत्ते हैं वो मनुष्य के साथ प्राचीन समय से ही साथ में रहे हैं। क्योंकि कहीं कहीं मनुष्य और उसके बगल में इनके कौन होते हैं, मतलब कुत्ते आदि के आपको अस्थि पंजर मिल जाते हैं, हड्डी मिल जाते हैं। लोग मनुष्य के प्राचीन काल से ही सहचर थे। सॉरी, ये लोग मतलब कौन? कुत्ता लोग। ठीक है ना। कुत्ता लोग नहीं, मतलब कुत्ते। बागोर और आदमगढ़ में छठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास मध्य पाषाण युगीन लोगों द्वारा भेड़ बकरी रखा जाने का साक्ष्य मिलता है। बागोर और आदमगढ़ में, ठीक है, ध्यान समझिएगा। भेड़ और बकरी, तो भेड़ और बकरी खास करके जानते हैं आजकल पढ़ा लिखा समाज जो है ना, भेड़ बकरी तो चराता नहीं है, तो ये बागड़ लोग ही चलाएंगे। तो भेड़ बकरी का, ठीक है ना। अब याद रखिएगा मध्य पाषाण की भी बात चल रही है, किसकी? मध्य पाषाण कालीन का चल रहा है। तो बागड़ और आदमगढ़, आदम यानी कि पुराना, आदम का मतलब होता है पुराना, इसी से आदि मानव भी होता है। समझ गए ना। तो आदि मानव मतलब पुराना मानव। ठीक है। तो आदि का मतलब पुराना भी होता है। तो आदम और बागोर, ये दो क्षेत्रों में छठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास, याद रखिएगा कब? छठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास मध्य पाषाण युगीन, मतलब भेड़ बकरी के तो आगे के भी मिले हुए हैं साक्ष्य, लेकिन ये जो भेड़ बकरियों का साक्ष्य जो मिल रहा है ये मध्यकालीन है। कौन है? मध्यकालीन साक्ष्य है। और ये कहाँ कहाँ मिलते हैं? तो बागड़ और आदम। ठीक है ना। बागड़ और आदम, ऐसे याद रखिएगा कि एक कोई आदमी था, वो बागड़ था। ठीक है। वही भेड़ बकरियों को पालता था। तो कुल मिलाकर के बागोर और आदमगढ़ में छठी शताब्दी ईसा पूर्व में मध्यकालीन, यानी कि मध्यकाल के आसपास में जो साक्ष्य मिलते हैं भेड़ बकरी पाले जाने का, वो कहाँ मिलता है आपको? बागोर और आदमगढ़। बात करते हैं आगे यहाँ पर। मध्य पाषाण काल युगीन संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। अब इससे पहले तो हम लोग पूरा पाषाण काल के देखे हुए थे। पूरा पाषाण काल के कुछ हम लोग कल वाले वीडियो में देखे हुए थे। जैसे कि पूरा पाषाण काल को 3 भाग में बांट देते हैं, तो 3 भाग में से 2 भागों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। यानी कि निम्न पूरा पाषाण काल, निम्न के बारे में हम लोग पढ़ लिया कि इसका कौन कौन सा स्थल है जहाँ पर निम्न पूरा पाषाण काल के अवशेष मिले हैं। उसके बाद आता है मध्य पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, सॉरी, मध्य पूरा पाषाण काल। तो मध्य पूरा पाषाण काल का साक्ष्य जो है किन किन क्षेत्रों में मिलता है ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं किनका? तो ये मध्य पूरा पाषाण है और ये मध्य पाषाण काल है। याद रखिएगा ये दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है। तो चलिए देखते हैं। ये है स्थल और ये है क्षेत्र। अब यहाँ पर है बागोर। बागोर यानी कि बागड़ व्यक्ति जो है राजस्थान में है। ठीक है। बागड़ व्यक्ति कहाँ है? राजस्थान में। अब यहाँ पर लंगनाज, लंगनाज मतलब लंगनाज गुजरात से याद रखिएगा। कहाँ से याद रखिएगा? गुजरात से याद रखिएगा। कैसे? देखिएगा,
लंग नाच को आप लाज से ऐसे ऐसे याद कर लीजिए कि लंग लाज, ठीक है ना, लंग लाज। तो लंग लाज कहाँ, गुजरात से हो जाएगा, क्योंकि गुजरात की महिलाएं देखते होंगे आप लोग, इधर की जो महिलाएं हैं वो बहुत अच्छा साड़ियाँ पहनती है घूंघट वाली, अर्थात उन लोगों को लगता है लाज। तो जो भी लंग नाच आएगा समझ लीजिए कि ये कहाँ से, गुजरात से हो गए। अब इसके बाद आ जाते हैं सराय नहाराय। अब समझ ही रहे हैं सराय नहाराय कहाँ का है, उत्तर प्रदेश। चुपानी मांडो उत्तर प्रदेश। महगढ़ा व दमदमा, महगढ़ा व दमदमा, ये सभी के सभी क्षेत्र उत्तर प्रदेश के हैं, ठीक है। सराय नहाराय अभी हम लोग इसके बारे में बात किए हुए थे, ठीक है। अस्थि पंजर मिला हुआ था सराय नहाराय में, ठीक है। सराय नहाराय में क्या मिला था, अस्थि पंजर। और कहाँ मिला था, प्रतापगढ़ में मिला हुआ था। और कहाँ मिला था, तो महदहा में मिला था। कहाँ मिला था, मलदहा भी उसको कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। बाकी छुपानी मांडो में आपको धान का मिलता है, किसका, चावल का आपको मिल जाता है, सॉरी चावल का, ठीक है। तो महगढ़ा हुआ, फिर आप दमदमा भी एक याद कर सकते हैं। चौपानी मांडो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा भी जा सकता है, इसलिए इसको याद रखिएगा। जैसे ही बात आएगा किसका, लंग नाच का, तो लाज लगे गुजरात वाले की महिलाओं को। बागड़ कहाँ का, राजस्थान का। सराय नहाराय, चाहे चौपानी मांडो हो, चाहे आपको महगढ़ा हो, व दमदमा हो। अब दमदमा तो वहीं के लोग बहुत, मिर्जापुर नाम सुन ही रहे हैं पहले कहीं क्लास से, कल कहीं क्लास से आप लोग सुनते आ रहे हैं, ठीक है। मिर्जापुर के बारे में, मिर्जापुर मूवी भी आप लोग देखे होंगे। भीमबेटका और आदमगढ़, इससे पहले वाले वीडियो में ही हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये कहाँ के हैं आपको। भीमबेटका और आदमगढ़, ये आपको मध्य प्रदेश के भोपाल के, आपको क्या था, भोपाल का कौन सा, होशंगाबाद कुछ था, होशंगाबाद, हाँ होशंगाबाद, ठीक है। नौ पाषाण अथवा उत्तर पाषाण काल, ठीक है। अब कुल मिलाकर के पाषाण काल को तीन भागों में बांटा हुआ था। पहला पाषाण काल जो था वह पूरा पाषाण काल था, पूरा पाषाण काल को तीन भाग में बांटे हुए थे। दूसरा था मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल ये भी हमने पढ़ लिया। अब तीसरा बात करते हैं, देखिए इसमें ये पूरा पाषाण काल है, इसको तीन भाग में आपको मतलब इसको भी तीन भाग में बांट देते हैं प्रौद्योगिकी के आधार पर। एक होता है निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, और एक हो जाता है आपको उत्तर नहीं, उत्तर नहीं, उच्च पूरा पाषाण काल, ठीक है। तो इसमें जो होता है आपको हैंड एक्स मिलता है, ठीक है, मतलब कुल्हाड़ी, हस्त कुठार। उसके बाद विदारणिका मिल जाती है, मतलब इसको क्लेवर इंग्लिश में कहते हैं। यहाँ पर मिल जाता है फ्लक्स, अर्थात सल्क के आपको हथियार मिल जाते हैं। और यहाँ पर सल्क के साथ साथ आपको फ्लक्स के साथ साथ बल, फलक, फलक मतलब कि क्या चीज, फलक अर्थात ब्लेड, ठीक है। हाँ, उसके बाद मध्यकालीन में, तो इसमें तो आपको पूरा आपको पाषाण ही पाषाण मिला है। मध्यकालीन में क्या होता है कि एक अस्थि पंजर एक्स्ट्रा में मिल जाता है, और कृषि के साक्ष्य में मिल जाते हैं। कृषि के बोए जाने का पहला साक्ष्य कहाँ मिल जाता है, सांभर। सांभर कहाँ है, सांभर है राजस्थान में। अब हम लोग आ रहे हैं नौ पाषाण में। इसमें क्या है कि इसमें भी आपको आखेट मिल रहा है, ये तो पूरा जीवन ही आखेट और खाद्य संग्रह पर टिका हुआ है। इसमें भी कुछ आखेट, कुछ नहीं अधिकांशतः आखेट ही मिलता है मध्य मध्य पाषाण काल में भी। लेकिन अंत में, मध्य पाषाण काल के अंत में ऐसा माना जाता है, कुछ कुछ शख्स के आधार पर यह पता चलता है कि ये लोग कृषि और पशुपालन करना सीख चुके थे, ठीक है। प्रत्येक चीज को जब आप लोग रिवाइज कर करके पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपके माइंड में ये रहेगा ही रहेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके माइंड से ये चला जाए, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, बात करते हैं नौ पाषाण काल। तो अब तीसरा पार्ट जो है बचा हुआ है नौ पाषाण काल, ठीक है। चलिए तो लेते हैं नौ पाषाण काल। साधारणतः इस काल की सीमा 3500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच मानी जाती है। ये नौ पाषाण काल है। कौन सा पाषाण काल है, नौ पाषाण काल है। और इसको 3500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है। अब एक चीज आप यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख रहे होंगे, आपको बता दें, हाँ यहाँ पर ये सभी पूरा पाषाण काल था। और पूरा पाषाण काल 2.5 लाख से लेकर के आपको 10,000 ईस्वी पूर्व तक, ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो इस बीच में 2.5 से लेकर के 1 लाख वर्ष पूर्व तक आपको निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य आपको 1 से लेके आपको 40,000 होता है, और ये 40 से लेकर के 10,000 तक होता है, ठीक है। अब बात करते हैं मध्य का, तो मध्य 10,000 से नीचे आता है, करीब करीब आपको 3500 तक। और 3500 से अगर नीचे की बात करें तो आपको आ जाता है नौ पाषाण काल, और ये आ जाता है 3500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के बीच में, ठीक है। यहाँ से आगे जब हम लोग चलेंगे तो आपको इतिहास का बहुत बेहतर कंसेप्ट मिलने वाला है, ठीक है। तो चलिए पहले इसको हम लोग देखते हैं। और बिना मेहनत के तो कुछ नहीं होने वाला है, ये चीज समझ लीजिए। मेरा हेल्थ खराब है फिर भी हम आपको पढ़ा रहे हैं, मेरा हेल्थ खराब है फिर भी पढ़ा रहे हैं, अब आप समझ सकते हैं, ठीक है। चलिएगा देखिएगा। हम्म, क्या देख रहे हैं यहाँ पर हम,
तो इसका काल 3500 से 1000 मान लीजिए। यूनानी भाषा नियो, क्योंकि इसका देख रहे हैं ना नियोलिथिक है, ठीक है, या इसको नॉर्थ स्टोन एज, उत्तर पाषाण काल भी कहते हैं। उत्तर का मतलब बाद वाला, ठीक है। तो ये चीज तो आप लोग देख लीजिएगा, ये पूछता नहीं है, ठीक है। इसलिए चलिए देखते हैं। नव पाषाण काल मतलब पाषाण काल का सबसे अंतिम भाग, नया पाषाण काल ये हो जाएगा, ठीक है। इस काल की सभ्यता भारत के विशाल क्षेत्र में फैली हुई थी। सर्वप्रथम 1860 ईस्वी में ली मैसूरियर ने इस काल का प्रथम प्रस्तर उपकरण उत्तर प्रदेश की टॉस नदी की घाटी से प्राप्त किया था। मतलब नवपाषाण कालीन का अगर अवशेष की बात करें तो ये यहाँ का जो साक्ष्य है, यहाँ का जो साक्ष्य है वो प्रस्तर उपकरण मिले हुए थे। और किसको मिला हुआ था, तो ले मैसूरियर, ले या फिर इसको ली भी पढ़ सकते हैं, 1860 में। ये काल आपको याद रखना होगा, कब, 1860 में। ली मैसूरियर, आप लोग ले मैसूरियर भी याद कर सकते हैं, ने इस काल का प्रथम प्रस्तर उपकरण उत्तर प्रदेश के टॉस नदी की घाटी से प्राप्त किया था। उत्तर प्रदेश में टॉस नदी घाटी है, वहीं से इस प्रकार के उपकरण मिले हुए थे। प्रस्तर उपकरण मिला हुआ था, किनको मिला हुआ था, तो ली मैसूरियर का कब, 1860 में। ये चीज आपको याद रखना होगा, लिख लीजिए, अभी लिखिए, कॉपी लेकर के बैठना चाहिए। अभी वहां पर लिखेंगे तो आपको लगभग याद हो जाएगा। ले मसूरियर चाहे ली मसूरियर कब, 1860 में, ठीक है। उपकरण जो मिला था प्रस्तर युगीन उपकरण मिला था। कहाँ मिल रहा है, दिमाग से सोचिए, कहाँ मिल रहा है, तो उत्तर प्रदेश के कौन सा नदी घाटी, टॉन्स नदी घाटी, ठीक है। कौन सा नदी घाटी, टॉन्स नदी घाटी। तो याद रख लीजिएगा। नवपाषाण कालीन जो है प्रस्तर के प्रथम उपकरण जो है भारत में मिलते हैं, किसको, ले मसूरियर को 1860 में। और कहाँ मिलता है, तो उत्तर प्रदेश के टॉन्स घाटी, ठीक है। चलिए अब यहाँ से ये तो हो चुका है। इसके बाद 1872 में बात करते हैं। सबसे पहले कब मिल रहा है, 1860 में। अब मिल रहा है 1872 में। यह ली मसूरियर है और इसमें है नीबलियन फ्रेजर ने कर्नाटक के बेलारी क्षेत्र को दक्षिण भारत के उत्तर पाषाणकालीन सभ्यता का मुख्य स्थल घोषित किया। मतलब यहाँ पर इनको कुछ अवशेष मिलता है बेलारी में, और इसलिए उत्तर बोल रहे हैं, दक्षिण भारत के उत्तर पाषाणकालीन मतलब वही नव पाषाण का ये या उत्तर पाषाण काल का ये बात वही चीज है, ठीक है। तो बेलारी में, कहा, बेलारी में कौन, नीबलियन, 1860 में ली मसूरियर, और इसमें नीबलियन कौन, नीबलियन याद रखिएगा, 72 में नीबलियन। उसको क्या, कर्नाटक के बेलारी में, कर्नाटक के बेलारी में। कभी मिस्टेक हो जाए तो अलबेला नाम सुने ही होंगे, अलबेला, तो अलबेला से बेलारी याद रखिएगा, बेला से बेलारी, ठीक है, बेला से बेलारी। कर्नाटक के बेलारी नामक जगह पर नीब, क्या थी, क्या चीज नाम है इसका, नीबलियन, याद रखना है, ठीक है ना, नीबलियन, ठीक है, नीबलियन, नीबलियन है। और इसको क्या हो रहा है, बेलारी में, कर्नाटक के बेलारी में उसको क्या मिल रहा है, कुछ अवशेष मिलता है उत्तर पाषाण काल के, मतलब नव पाषाण काल के। और इसलिए ये दक्षिण भाग का, दक्षिणी भारत जो है ना, भारत का जो निचला हिस्सा है, इसको दक्षिण भारत कहते हैं, ठीक है। ये सभी दक्षिण भारत के हिस्से हैं। तो कर्नाटक के बेलारी में इसको मिल रहा है कुछ अवशेष, और इसलिए इसे ये क्या करता है, इसे उत्तर पाषाण काल घोषित कर दिया गया, किसका, दक्षिण का उत्तर पाषाण काल इसे घोषित कर देता है। इसके अतिरिक्त इस सभ्यता का मुख्य केंद्र बिंदु है कश्मीर। और कहाँ कहाँ, तो कश्मीर में, कहाँ कहाँ, कश्मीर में, कश्मीर में मिल जाता है। सिंध प्रदेश, पाकिस्तान साइड में आ जाइए। बिहार, चलिए यहाँ पर आ जाइए, बिहार, झारखंड जस्ट नीचे आ जाइए बगल में। उसके बाद बंगाल, यहाँ आ जाइए। उत्तर प्रदेश, यहाँ आ जाइए। आंध्र प्रदेश, इधर आ जाइए। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में आ जाइए, छत्तीसगढ़, और असम में आ जाइए, ठीक है। तो कुल मिलाकर के इतने क्षेत्रों में मिलता है। ये आपको हो गया कौन सा, ये आपको हो जाता है कश्मीर। कश्मीर के बाद उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा इसमें नहीं है, उड़ीसा इसमें नहीं है, नहीं है, बिहार, झारखंड, बंगाल है। अब ऐसे भी याद कर सकते हैं, बिहार, बंगाल, झारखंड, ये सभी तो पहले एक ही क्षेत्र बंगाल के अंतर्गत आते थे, ठीक है। तो ये सभी आ जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश से कहा जा रहा है, उत्तर प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ आ जा रहा है, और छत्तीसगढ़ के बाद असम आ जा रहा है, ठीक है। और कुल मिलाकर के इतना क्षेत्र इसमें आ रहा है, ठीक है।
किसमें? नवपाषाणकालीन में। इससे पहले हम लोग पढ़े हुए थे कौन से? मध्यपाषाणकालीन, और उसको भी हमने बताया था कहाँ कहाँ मिल रहा था। इसमें से कौन कौन है जहां पर वो मिल रहा है? एक बिहार, बिहार में आपको, बिहार में मध्यपाषाण काल नहीं मिलते हैं, बिहार में नहीं मिलते हैं। उसके बाद आपको सिंध प्रदेश में, चूंकि सिंध प्रदेश नहीं, सिंध प्रदेश में नहीं मिलते, वो राजस्थान में मिलता है, ठीक है। उसके बाद से आपको महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में मिलता है, ठीक है। झारखंड उसमें नहीं था, उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल भी है, आंध्र प्रदेश भी था, छत्तीसगढ़ नहीं था, असम नहीं था। यानी कि ये सभी चीजें उसमें नहीं थी। और ये आपको समझना होगा, अगर आप इसे नहीं याद कर रहे हैं तो कभी कभी मिलान करने वाला दे देता है, तो उसी में फंस जाइएगा एग्जाम में, ठीक है। एक क्वेश्चन भी ना छूटे, एक एक प्रश्न से लोगों का ना सिलेक्शन छूट जाता है। तो ये चीज याद रखना है। इसमें कौन कौन है आपको बस वहीं ऊपर से कश्मीर में आ जाइए, कश्मीर से आ जाइए इधर बंगाल हो गया, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, ये तो तीनों एक ही प्रांत के हैं। उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है, उत्तर प्रदेश के बाद आपको छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़ के बाद आपको असम हो गया, असम के बाद आपको इधर आंध्र प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश, और बाकी कोई तो है नहीं, सब कुछ वही गया, ठीक है। कश्मीर के बाद एक सिंध है, ये याद रख लेना है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर हम आते हैं ताम्रपाषाणी काल। कौन सा काल? ताम्रपाषाणी काल। जिस काल में मनुष्य ने पत्थर और तांबे, मतलब पाषाण काल में केवल पत्थर आ जाते हैं, और ताम्रपाषाणी मतलब तांबा और पाषाण यानी कि पत्थर, दोनों का जब उपयोग करना मनुष्य सीख गया, तो इसको हम कहते हैं ताम्रपाषाणी काल। कौन सा काल कहते हैं? ताम्रपाषाणी काल कहते हैं, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ये ताम्रपाषाणी काल है। ताम्रपाषाणी काल मतलब तांबा, और पाषाण यानी पत्थर। यानी कि अब आप समझ रहे हैं, पाषाण काल में चाहे जितने भी थे, तीन भाग थे आपको, ठीक है। आपको पूरा पाषाण काल था, मध्य पाषाण काल था, और नव पाषाण काल था। नव पाषाण काल को उत्तर पाषाण काल भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा था कि उसमें केवल पत्थर के बारे में हमें जानकारी मिला, ठीक है। कुछ अस्थि पंजर के बारे में जानकारी मिला, ठीक है। अब हम आते हैं ताम्रपाषाणी काल, ठीक है। ताम्रपाषाणी काल, अब इसमें क्या है कि कॉपर मिलेगा और स्टोन एज है, यानी कि इसमें आपको पत्थर के साथ साथ पत्थर तांबे भी मिलेंगे। तो इसमें क्या होगा, मनुष्य ने पत्थर और तांबे के औजारों का साथ साथ प्रयोग किया, मतलब इसमें साथ साथ प्रयोग किया जाता था, ठीक है। और इसीलिए इसको ताम्रपाषाणी काल कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले ले लेते हैं यहाँ पर, सबसे पहले जिस धातु को औजारों में प्रयुक्त किया गया उस वह था तांबा। मतलब कि सबसे पहले मनुष्य ने किस धातु को मतलब प्रयोग करना उसको सीखा, तो तांबे का प्रयोग किया। ऐसा माना जाता है कि तांबे का प्रयोग सबसे पहले करीब करीब 5000 ईसा पूर्व में, यानी कि आज से करीब करीब 7000 वर्ष पूर्व, ठीक है। तांबा, और तांबा एक बहुत शुद्ध धातु है, और हमारे लिए बड़ा बहुत मतलब इसका महत्व है। पूजा पाठ वगैरह में इसका इस्तेमाल किया तो यही याद रखिएगा। सात सात भी हमारे लिए बड़ा शुभ अंक है। तो अगर बात करें, तो ईसा पूर्व की बात करें तो 5000 वर्ष पूर्व, और अगर इस आज से कितना साल पहले, आज से अगर जोड़े तो 2023 चल रहा है, तो 2000 साल ये और 5000 ये, 7000 वर्ष पूर्व तांबे का प्रयोग किया जाने का साक्ष्य प्राप्त होता है। चलिए, तो तांबे के बारे में हम लोगों ने जान लिया। अब बात करते हैं, भारत में ताम्रपाषाण अवस्था के मुख्य क्षेत्र दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मतलब राजस्थान में मिलता है, मध्य प्रदेश में मिलता है, और महाराष्ट्र के दक्षिण पूर्वी भारत में, महाराष्ट्र तथा दक्षिण पूर्वी भारत में। मतलब कुल मिला के आप देखिए, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उसके बाद मध्य प्रदेश हो गया, उसके बाद महाराष्ट्र हो गया, और दक्षिण पूर्व। मतलब कुल मिला के अगर हम देखें भारत के मैप पर, तो ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या हो रहा है, ध्यान से समझिए। सबसे पहले मिल रहा है राजस्थान के क्षेत्र में, उसके बाद राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश में आ जाइए, मध्य प्रदेश के बाद कह रहा है कि महाराष्ट्र में आ जाइए, महाराष्ट्र के बाद कह रहा है दक्षिण पूर्व भारत में आ जाइए। अब दक्षिण दक्षिण नीचे पूरब इधर, यानी कि इस साइड में आ जाइए, ठीक है। तो ये क्षेत्र रहा है जहां पर तांबे के साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ कहाँ मिल रहे हैं, तो देखिए, ये आपको आर पर राजस्थान हो गया, ये आपको बीच में है तो मध्य प्रदेश हो गया। स्क्रीनशॉट में इन सभी चीजों का आप ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो कहाँ आ जाता है, और बार बार ये सब रिवाइज कीजिएगा। रिवाइज करने से फायदा ये होगा कि आपका कंसेप्ट बनेगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्र हो गए, और बाकी ये दक्षिण भारत के पूर्वी हिस्सा में, अर्थात दक्षिण पूर्व भारत में हम कह सकते हैं। अब यहाँ पर है कि दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थित बनास घाटी के सूखे क्षेत्र में आहड़ा एवं गिलोंड नामक स्थानों पर खुदाई की गई। मालवा एवं एरण स्थानों पर भी खुदाई का कार्य संपन्न हुआ, जो पश्चिमी मध्य प्रदेश में है।
तो मालवा जो है एवं एरण, ये दोनों जो है मध्य प्रदेश में कहाँ है, मालवा और एरण स्थान पर जो खुदाई का कार्य संभव हो रहा है, संपन्न हो रहा है, ये कहाँ है, ये है आपको कहाँ पर ये है कहाँ पर, तो ये है आपको मध्य प्रदेश पर। मालवा हुआ और एरन हुआ, मालवा हुआ और एरन हुआ, ये कहाँ है आपको, कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। एरन और मालवा कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश का एक और कौन सा बहुत मतलब प्रसिद्ध क्षेत्र है, तो मध्य प्रदेश के भोपाल नगर में क्या होशंगाबाद जिले में क्या था, भीमबेटका। ठीक है, भीमबेटका। और भीमबेटका और उसके साथ साथ एक और क्षेत्र था, उसका नाम क्या था, उसका नाम था आ, आदम नगर, कुछ ऐसे ही था, उसको देख लीजिएगा आप लोग, जहां तक मेरे माइंड में आ रहा है आदम नगर ही था, क्योंकि भीम का बेटा आदम था। ठीक है, तो आदम नगर ही था या आदमबाद था, ये देख लीजिएगा, बात था या नगर था ये देखने की जरूरत है, लेकिन आदम है। इतना अगर कंसेप्ट आपके माइंड में है तो बाकी तो आप जो है ऑप्शन से उससे क्लियर कर सकते हैं। तो एक तो आ रहा है भीम बेटका, भीम का बेटा कौन है, आदम है। आदम का शादी होगा मालवा से। ठीक है, और इसमें ए से एलिफेंट मिलेगा, क्या मिलेगा, एलिफेंट मिलेगा। और एलिफेंट मतलब कि एरन, कहाँ, एरन। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये मध्य प्रदेश के क्षेत्र हो गए जहां पर आपको प्राचीन कुछ साक्ष्य मिलते हैं, भीमबेटका में मिलते हैं, आदमनगर में मिलते हैं, मालवा में मिलते हैं और एरन में मिलते हैं। ठीक करके, और ये सभी के सभी क्षेत्र कहाँ हो जाते हैं, आपको मध्य प्रदेश में हो जाते हैं। किसी को दिक्कत, अगर किसी को दिक्कत हो तो जरूर बोले। खुदाई में मालवा से प्राप्त होने वाले मृत भांड, बड़ा अच्छा चीज है कि मालवा से मृत भांड, म से मालवा, म से मृत भांड। मालवा से प्राप्त होने वाले मृत भांड ताम्र पाषाण काल की खुदाई से प्राप्त अन्य मृत भांडों में सर्वोत्तम माने गए हैं। मतलब ताम्र पाषाण काल की खुदाई से बहुत जगह पर आपको तांबे मिले हुए हैं, लेकिन सबसे उत्तम कहाँ मृत भांड मिले हैं, आपको मालवा में ही मिले हैं। सबसे अच्छा मृत भांड कहाँ मिला है, मालवा में मिला है। और मृदभांड कब मिला है, ताम्र पाषाण कालीन मिला है। ये एक एक चीज आपको अपने माइंड में रखना होगा, ये चीज दिमाग में रख लीजिए। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि पश्चिमी महाराष्ट्र में हुए व्यापक उत्खनन क्षेत्रों में अहमदनगर, अहमदनगर पहले भी हम लोग इसके बारे में पढ़े कि ये महाराष्ट्र में है। यहाँ पर जोरवे, निवासा एवं दायमाबाद पुणे जिले में सोन गांव, इमाम गांव या इसको इनाम गांव भी कहते हैं, आदि क्षेत्र सम्मिलित है और इसे जोरवे संस्कृति के नाम से जानते हैं। जोरवे संस्कृति में टोटल कौन कौन आता है, तो चलिए, और जोरवे, नेवासा, नवासा भी हम लोग पढ़े। ठीक है, तो जोरवे, नवासा, दायमाबाद और पूना। ठीक है, पुणे जिले के सोनगांव। ठीक है, याद रखना है। तो कुल मिलाकर के ये जो है चाहे जोरवे हो, नेवासा हो एवं दाहिमाबाद है, ये तीनों के तीनों आपको अहमदनगर में है। कहाँ है, अहमदनगर में। और सोन गांव जो है कहाँ है, पुणे जिले में है। तो अब याद रखिएगा, जोरवे, जोरवे, नेवासा और दयामाबाद, 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 सोनगांव, सोनगांव, इनाम गांव, इनाम गांव। अब इसको याद करने का तरीका बता रहे हैं, ये पुणे जिला में है और ये जो है आपको ये सभी अहमदनगर में है। कहाँ है, अहमदनगर में। तो अहमद से हाथ जोड़ेंगे और बोलेंगे आपकी एक बेटी है नवासा पर, हमारा शादी करा दीजिए। और अहमद जो है वो दया करके आपकी शादी भी करा देगा। ठीक है, अहमद से कर जोड़ के बोलेंगे जोरवे, नेवासा पर हमारी शादी करा दीजिए, और वो दया करके आपको आबाद करा देगा, मतलब आपकी शादी करा देगा। तो अहमदनगर में बात करेंगे, अहमदनगर में कौन कौन आते हैं, तो अहमदनगर में जोरवे, हाथ जोड़िए। ठीक है, नवासा पर शादी करा लीजिए, नेवासा, शादी होगा वो आप पर दया करेगा, दया, और आबाद कर देगा, दयामाबाद। और ये तीनों के तीनों जो है आपको कहाँ के हैं, ये अहमदनगर के हैं। बाकी पुणे जिले की बात करें तो आपको सोनगांव और इनाम गांव, जो गांव है ये पुणे जिले के हैं। कहाँ के हैं, पुणे जिले के। जो गांव है ये कहाँ के हैं, पुणे जिले के हैं। तो ये चीज आपको याद कर लेना है। चलिए बाकी आगे देखते हैं, हम आगे देखते हैं। और इन सभी को मिलाकर के हम जोरवे संस्कृति कहते हैं। इस संस्कृति का समय
1400 से लेकर 700 ईसा पूर्व के करीब माना जाता है। 1400 से लेकर के 700 ईसा पूर्व के करीब माना जाता है। मतलब ध्यान समझिएगा, लगभग 2.5 लाख से लेकर के 2.5 लाख से लेकर के 2.5 से 1 से लेकर के 40,000, 40,000 से लेकर 10,000 तक, ये तीनों के तीनों आपको आ जाते हैं किसमें, पूरा पाषाण काल में। कहाँ आ जाते हैं, पूरा पाषाण काल। 10 से लेकर के करीब करीब 3500 तक, 10,000 से, ये 10,000 होंगे, 10,000 से लेकर 3500 तक मध्य पाषाण काल आ जाते हैं। 10,000 से लेकर के, सॉरी 3500 से लेकर के, 3500 से लेकर के 2000 या 1500 की बात करें, 2000 या 1500 तक की बात करें, तो 3500 से लेके 1500 तक आप मान लीजिए कि इसको नव पाषाण काल को, पूरा पाषाण काल ये हो गया, मध्य पाषाण काल हुआ और ये नव पाषाण काल हुआ। इसका कोई भी काल मतलब फिक्स नहीं होते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, इस चक्कर में मत पड़िएगा, ठीक है। तो नव पाषाण काल, इसके बाद हम आ जाते हैं ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल, ये सभी के सभी पाषाण काल के भेद थे। अब हम आ जाते हैं ताम्र पाषाण काल, और ताम्र पाषाण काल जो होते हैं आपको 1500 से नीचे आएंगे या फिर 1000 से नीचे आ जाएंगे। कहाँ आ जाएंगे, 1000। हालांकि हमको 1500 लेके चलना है तो 1500 से नीचे में आ जाएंगे हम ताम्रपाषाण काल में। किस काल में, ताम्रपाषाण काल में। तो ताम्रपाषाण काल में एक जोरवे संस्कृति जो है, जोरवे संस्कृति बड़ा इंपॉर्टेंट ये संस्कृति है, और इसका जो काल होता है 1400 से लेकर के 1500 से नीचे रहना है, 1400 से लेकर के 700 ईसा पूर्व के बीच में जोरवे संस्कृति का समय माना जाता है। वैसे तो यह सभ्यता ग्रामीण थी, सॉरी, पर कुछ भागों जैसे दायमाबाद, इनाम गांव में नगरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। मतलब याद रखिएगा, दायमाबाद अहमदनगर में है। अहमद जी आप पर दया करके आबाद कर रहे हैं तो नगर बना रहे हैं, मतलब नगरीकरण का कुछ अवशेष मिलता है दायमाबाद में। और जब आपकी शादी हो गई तो एक इनाम तो कुछ ना कुछ मिलेगा ही। और ये किस जिला में आता है, इनाम गांव, चाहे इनाम गांव हो चाहे सोन गांव हो, ये आ जाता है आपको पुणे जिला में, ठीक है। तो पुणे जिला में इनाम आ रहा है, कहाँ से, अहमदनगर से, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को 2 बार तो जरूर ही देखिए, 2 बार जरूर ही देखिए, ताकि आपको कंसेप्ट हमेशा माइंड में रहे। तो ऐसे जो जोरवे संस्कृति था, ये तो एक ग्रामीण सभ्यता थी, परंतु आपको दायमाबाद और इनाम गांव, इन दोनों क्षेत्रों में इसके कुछ शहरीकरण का आपको ये मिलता है, साक्ष्य मिलता है। बात करें बनास घाटी में स्थित अहाड़ में सपाट कुल्हाड़ियां, चूड़ियां और कई तरह की चादरें प्राप्त हुई है। ये सभी तांबे से निर्मित है। कहाँ, बनास घाटी अहाड़ में। बनास घाटी में स्थित अहाड़ है। अहाड़ कहाँ है, बनास घाटी में है। अहाड़ कहाँ है, बनास घाटी में है। ये कुछ चीजें हैं जो आपको बार बार देखनी होगी ताकि आपको याद रहे। अहाड़ कहाँ है, बनास घाटी में है। कहाँ है, बनास घाटी में। तो अहाड़ कहाँ है, बनास घाटी में। कभी भी अहाड़ पूछे तो अहाड़ को मान लीजिए पहाड़, और पहाड़ किसी न किसी घाटी में ही होगा। तो अहाड़ कहाँ है, बनास घाटी में है। कहाँ घाटी में है, बनास घाटी में है। अब यहाँ पर क्या क्या मिलेगा, तो सपाट कुल्हाड़ियां, कुल्हाड़ी मिलेगा सपाट, मतलब अच्छा क्वालिटी, ठीक है। सपाट मतलब पूरा सपाट मिलेगा, ठीक है। इसका टेक्नोलॉजी थोड़ा ठीक ठाक होगा। तो बनास घाटी में स्थित आपको अहाड़ में, अहाड़ कहाँ है, बनास घाटी में, और यहाँ पर आपको सपाट कुल्हाड़ी मिलता है। उसके बाद चूड़ी मिलता है, ठीक है, और कई तरह की चादरें प्राप्त होती है। तो चादर, चूड़ी और कुल्हाड़ी, चादर, चूड़ी और कुल्हाड़ी। अहाड़ घाटी में क्या मिल रहा है, अहाड़ में, यानी कि जो बनास घाटी है, बनास घाटी में जो अहाड़ है, अहाड़ में, अहाड़ भी घाटी ही है, क्योंकि उस घाटी में ये है तो ये भी घाटी ही है। तो बनास घाटी में जो अहाड़ है वहां पर मिल रहा है कुल्हाड़ी, और सपाट कुल्हाड़ी है, ठीक है ना, वो फलक वाले नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मिलते हैं सपाट कुल्हाड़ी, चादर, जैसे चादर और चूड़ियां क्या मिलती है, बनास घाटी में स्थित अहाड़ में मिल रहा है सपाट कुल्हाड़ियां, चादर और चूड़ी, ये चीजें मिलती है। और ये सभी के सभी किस चीज से बने हुए हैं, तांबे से बने हुए। तो तांबे से बने हुए अहाड़ घाटी, मतलब अहाड़ घाटी तांबे से नहीं बना हुआ था, अहाड़, सॉरी, बनास घाटी के अहाड़ में तांबे से बने हुए चूड़ियां मिलता है, चूड़ी मिलता है, चादर मिलता है, और क्या, कुल्हाड़ी मिलता है, सपाट कुल्हाड़ी होता है, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ से देखते हैं इसको, ये उपकरण थे अहाड़ अथवा तांबौली। अहाड़ को हम लोग तांबौली भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी कुछ जो भी मिल रहा है तांबा का मिल रहा है, और इसलिए हम अहाड़ को तांबौली भी
कहेंगे? आहार अथवा तंबावली के लोग पहले से ही धातुओं के विषय में जानकारी रखते थे। तो तांबे के लिए सबसे बेहतर घाटी कौन सा है? आहार संस्कृति भी इसको कहते हैं और इसके बारे में हम क्लास में पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। तो आहार या फिर इसको तांबवली भी कहते हैं। और यहाँ पर चांदी के क्या, सॉरी चांदी बोल रहे हैं, तांबे के क्या क्या मिल रहा है? चादर मिल रहे हैं, तांबे के सपाट कुल्हाड़ी मिल रहे हैं और च से चूड़ी भी मिल रहा है, ठीक है। 3 चीजें मिल रहे हैं आहार में। आहार कहाँ है? आपको बनास घाटी में है। कहाँ है? बनास घाटी में है। तो आहार संस्कृति को हम तांबवली, बाकी वो था जोरवे संस्कृति। कौन सा संस्कृति था? जोरवे संस्कृति। और जोरवे संस्कृति पूरा का पूरा कहाँ है? महाराष्ट्र में है। कुछ जो है अहमदनगर में है, कुछ अहमदनगर में और कुछ पुणे में है। पुणे में है आपको सोनगांव या फिर इनाम गांव। अहमदनगर में है आपको एक तो, सॉरी, हाँ, इनसे बोला जाएगा कि नेवासा पर शादी करा दीजिए। और ये दयामाबाद एक था, ये दया करके आपको क्या कर देंगे? शादी करा देंगे। एक और इसके अंतर्गत आता है, चलिए देख ही लेते हैं। मृदभांड मालवा का सबसे उत्तम है, ये तो समझ ही रहे हैं। हाँ, जोरवे, सॉरी जोरवे को ही हम भूल जा रहे हैं। जोरवे संस्कृति है तो इसको तो भूलने की बात ही नहीं है। जोरवे, नेवासा और दयामाबाद, ठीक है। हाथ जोड़ के उनसे बोला जाएगा कि शादी करा दीजिए, ठीक है। क्या कर दीजिए? शादी करा दीजिए, क्योंकि वो नवासा का शादी है, नेवासा, और ये दया करके दयामाबाद, दयामाबाद हो जाएगा। और फिर हो जाएगा पुणे के आपको 2 हो जाएंगे, एक इनाम गांव हो जाएंगे और एक हो जाएंगे सोन गांव। हालांकि इनाम गांव में आपको इनाम गांव या फिर सोन गांव है। यहाँ पर आपको जो जोरवे संस्कृति है, जोरवे संस्कृति में आपको मिलता है ग्रामीण सभ्यता, परंतु 2 जगह पर, एक दयामाबाद और एक होता है इनाम गांव। ये दयामाबाद और इनाम गांव, ये 2 जगहों पर नगरीकरण के भी कुछ अवशेष आपको प्राप्त होते हैं। चलिए आगे देखिएगा, कहाँ थे हम? हम्म, 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 हम्म। आहार को हम, आहार संस्कृति को तांबवली संस्कृति भी कह सकते हैं। और आहार जो है बनास घाटी में है और यहाँ पर तांबे के सभी कुछ मिल रहे हैं। चूड़ी हुआ, चादर हुआ, सपाट कुल्हाड़ी हुआ, और इसीलिए हम इसको क्या, तांबवली का संस्कृति भी या सभ्यता भी कहते हैं। चलिए, और आहार संस्कृति की सामान्य सीमा लगभग 2100 से 1500 ईसा पूर्व के मध्य मानी जाती है। जबकि हम बात करें जोरवे का, तो जोरवे का 1400 से लेकर के कहाँ 700 तक माना जाता है। जोरवे का कहाँ से कहाँ तक? 1400 से लेकर के 700 तक, ठीक है, जुर्वे का। और इसका अगर हम बात करें किसका, 2100 से लेकर के तो 1500 तक, 2100 से लेकर के 1500 ईसा पूर्व के मध्य में माना जाता है किसका, आहार संस्कृति का समय सीमा, ठीक है। गिलुंडू, जहां पर एक प्रस्तर फलक उद्योग के अवशेष मिले हैं, आहार संस्कृति का केंद्र बिंदु माना जाता है। मतलब आहार संस्कृति जो है, आहार जो संस्कृति है या फिर तांबावली संस्कृति आप इसको कह सकते हैं, इसका केंद्र बिंदु कहाँ, गिलुंडू। कहाँ? गिलुंडू, गिलुंडू। बाकी आप इसको आप कैसे याद करेंगे? आप इसका कोई ना कोई एक कंसेप्ट अपने अंदर डेवलप कर लीजिएगा, आपको याद करना आसान होगा। जो तांबावली है या फिर जो आहार संस्कृति है, जो भी हाड़ हाड़ मास जो भी है, तो उसका जो, ये क्या बोलते हैं, मतलब केंद्र बिंदु कहाँ है, तो गिलुंडू है। कौन सा? गिलुंडू है जो इसका, इस संस्कृति का केंद्र बिंदु माना जाता है। इस काल में लोग गेहूं, धान और दाल की खेती करते थे, ठीक है। ऐसे तो कृषि, कृषि का साक्ष्य हमें मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण से ही थोड़ा बहुत कहीं कहीं आपको ये चीज मिल जाता है। और कृषि का सबसे पहले बोले तो कहाँ मिलता है, तो आपको सांभर में मिलता है, ठीक है। कहाँ मिलता है? कृषि का सांभर में, वहां पर कुछ जो फसल बीज है वो बोए जाने के आपको अवशेष मिलते हैं, ठीक है। इस काल में लोग गेहूं, धान और दाल की खेती करते थे। अब याद रखिएगा, गेहूं भी पीला, और ये कौन है? ताम्बवली, 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 ठीक है। गेहूं भी पीला, धान भी पीला और दाल भी पीला, और ये तांबा भी पीला। तो तांबवली में वही फसल मिलेगा जो आपको पीला है। जैसे गेहूं तांबे के जैसा पीला, दाल तांबे के जैसे पीला, धान तांबे के जैसे पीला। चावल नहीं, धान की बात हो रही है, ठीक है। तो ये चीज दिमाग में रखिएगा। सबसे सर्वोत्तम, सर्वोत्तम मृद भांड कहाँ मिल रहा है? सर्वोत्तम मृद भांड कहाँ मिल रहा है? तो मसे मालवा में मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है?
मालवा में मिल रहा है, कहाँ गए, चलिए यहाँ पर है। अब आगे देखिएगा। पशुओं में ये गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर और ऊँट पालते थे। हालाँकि ये तो पालने की बात बहुत पहले से आ रही है, तो हालाँकि अपने माइंड में बस ये रखना है कि पशुपालन आपको इसमें भी हो रहा था। क्यों नहीं होगा, जब इसका काल आपको याद है कि 2100 से लेकर के 1500 तक, तो इस बीच में तो इससे पहले से ही आपका पशुपालन हो चुका था, ठीक है? चलिए, जोरवे संस्कृति के अंतर्गत एक 5 कमरों वाले मकान का अवशेष मिला है। जोरवे कितना? 5 कमरे वाला। अब जोरवे क्या है? जोरवे संस्कृति ये अहमदनगर में है, और अहमद से हम हाथ जोड़ करके बोल रहे हैं कि शादी करा दीजिए हमारा नवासा पर, ठीक है? शादी करा दीजिए। तो शादी कराने के लिए हमारे पास जब तक कमरा नहीं होगा, घर नहीं होगा, तब तक वो बेचारा शादी कराएगा? नहीं कराएगा। तो जोरवे संस्कृति में कितने कमरे का एक मतलब अवशेष मिलता है? 5 कमरों का अवशेष मिल रहा है। कितने? 5 कमरों वाले मकान का अवशेष मिल रहा है। तो ये याद रख सकते हैं कि 5 कमरों वाला मकान का अवशेष कहाँ मिला है? तो कमरों वाला कहाँ? शादी के लिए चाहिए, और शादी नवासा में हुआ था। और ये नवासा हो या फिर दयामाबाद हो या फिर जोरवे हो या फिर इनाम गांव हो, सोन गांव हो, ये सभी के सभी क्या? तो ये सभी के सभी हैं आपके जोरवे संस्कृति का हिस्सा, ठीक है? जोरवे संस्कृति इसका काल क्या रहा है? तो 1400 से लेकर के 700 ईसा पूर्व तक। उसके बाद हम तांबोली की बात करें तो तांबे यहाँ पर मिलते हैं। तांबे के कुल्हाड़ी, सपाट कुल्हाड़ी होते हैं। तांबे के आपको चूड़ियां होती है। तांबे के आपको, हाँ चलिए भाग गया। तांबे का क्या होता है? कुल्हाड़ी, चादर और चूड़ियाँ मिलती है, और इसीलिए इसे तांबौली की संस्कृति भी कहते हैं। और यहाँ पर ऐसे तो मतलब पशुओं का पालने का अवसर मिलते ही हैं, साथ ही साथ अगर हम बोले तो कृषि में मिलते हैं। सभी पीले पीले ले लीजिए, आपको गेहूं हो गए, धान हो गए, चावल नहीं धान है, याद रखिएगा। चावल का चेपानी मांडो में मिलता है, ठीक है ना? चुपानी मांडो में। और ये क्या है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है? तो कहाँ चले गए हम लोग? कहाँ थे? जोरवे संस्कृति में थे, ठीक है? जोरवे संस्कृति में 5 कमरों का अवशेष मिलता है, यहाँ तक थे, ठीक है? चाक निर्मित लाल और काले रंग के मृदभांड पाए गए हैं, ठीक है? पहले आते हैं, हाँ। जोरवे संस्कृति के अंतर्गत एक 5 कमरों वाला मकान अवशेष मिला है। जीवन सामान्यतः ग्रामीण था। चाक निर्मित लाल और काले रंग के मृदभांड पाए गए हैं। कुछ बर्तन जैसे कि साधारण तस्तरी, तस्तरी मतलब प्लेट होता है, साधारण कटोरा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के सूत। ये महाराष्ट्र की बात हो रही है तो जोरवे संस्कृति है, समझ ही रहे हैं, क्योंकि जोरवे संस्कृति का ये उदय कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। मध्य प्रदेश में सूत एवं रेशम के धागे। मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है? सूत एवं रेशम। जब भी बात आएगा सूत एवं रेशम की बात, तो सूत यानी कि धागे हम सुई के बीच में लगाते हैं ना, देखते हैं ना, बीच में इधर उधर जाएगा तो नहीं रहेगा। तो सूत एवं रेशम की बात है तो मध्य प्रदेश में आ जाइए। बाकी यहाँ पर कटोरा वगैरह आ जाए तो तस्तरी है, कटोरा आ जाए तो समझ ही रहे हैं, ये महाराष्ट्र में आ जाइए। धागे वगैरह की बात करें, सूत एवं रेशम के धागे तथा कायथा में मिले मनके के हार के आधार पर कहा जाता है कि ताम्रपाषाण काल में लोग कताई, बुनाई एवं सोनारी व्यवसाय से परिचित है। मतलब इसमें मनका मिल रहा है। मनका मतलब माला में जो ये गुड़िया टाइप का होता है ना, इसी में धागा एक पिरोया होता है। धागा एक पिरोया होता है, ठीक है? तो इसको मनका कहते हैं। मृदभांड कहते हैं जैसे कि हांडी वगैरह आप लोग देखे होंगे, हड़िया जिसको हम लोग भोजपुरी में बोलते हैं, उसको मृदभांड कहते हैं, ठीक है? तो अब इसमें देखिए आपको मृदभांड मिल रहे हैं लाल और काले रंग के। लाल रंग का होता है ये हड़िया, देखे होंगे, उस पर काले रंग का पेंटिंग होता है। तो लाल रंग का हांडी था, उस पर काले रंग का पेंट किए जाते थे, ठीक है? मतलब आकृतियां उगाई जाती थी। तो ये मृदभांड पाए गए हैं। कुछ बर्तन मिला हुआ है जैसे कि साधारण तस्तरी हुआ, कटोरे हुए। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में सूत एवं रेशम के धागे मिले हुए हैं। कायथा भी एक संस्कृति है, याद रखिएगा। कायथा संस्कृति में मिले मनके के हार मिलते हैं, यानी कि गुड़िया का हार मिलता हुआ है। तो इससे ये पता चलता है कि शायद ये लोग सूत वूत काटते थे, ये लोग सिलाई बुनाई इन सभी चीजों से, सोनारी वगैरह से परिचित थे। इस समय शव के संस्कार में घर के भीतर ही शव का दफनाया जाता। जो शव का संस्कार होता था तो इन्हें घर के भीतर ही दफनाया जाता था, बाहर नहीं दफनाया जाता था, ठीक है? दक्षिण भारत में प्राप्त शवों के शीश पूर्व और पैर पश्चिम की ओर एवं महाराष्ट्र में प्राप्त शवों के शीश उत्तर की ओर एवं पैर दक्षिण की ओर। मतलब कि अगर हम बात बोले दक्षिण भारत की ओर, इधर की बात करें, तो इधर के लाश को लेटाया जाता था पूरब से पश्चिम की ओर। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि शवों को दफनाया, और दक्षिण भारत में प्राप्त शवों के शीश पूरब की ओर, हाथ पूरब होता है, ये दायां हाथ पूरब होता है। तो इसका शीश होता था पूरब की ओर, और बाकी पैर होते थे किधर? पश्चिम की ओर। जबकि वहीं अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, कहाँ महाराष्ट्र की बात करें, तो महाराष्ट्र में क्या है? उत्तर दक्षिण है। उत्तर ऊपर की ओर क्या है?
सिर है, और नीचे की ओर क्या है, यानी कि दक्षिण की ओर क्या है, पैर है। आज भी इसी विधि से दफनाया जाता है। जो लोग मरते हैं उनके सिर किधर होते हैं, उत्तर की ओर होते हैं, और पैर कहाँ होते हैं, दक्षिण की ओर होते हैं। तो महाराष्ट्र वाला, चूंकि महाराष्ट्र वाला ही हमारे करीब है, हम बिहार यहाँ पर है, और ये है महाराष्ट्र, दक्षिण तो हमसे मतलब ये भी तो साइड में ही आता है, ठीक है, सेम साइड, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा नीचे हो जाते हैं। तो हम इसके संपर्क में, तो इसी पद्धति को हम लोग अपना के रखे हैं, यानी कि जब हमारे यहाँ लोग मरते हैं तो हम उसे जब फूकते हैं, जलाते हैं, तो क्या होता है, उत्तर की ओर जो शव का जो सिर होता है उत्तर की ओर होता है, और दक्षिण की ओर होता है उसका पैर, ठीक है। बात करते हैं पश्चिम भारत में लगभग संपूर्ण समाधान एवं पूर्वी भारत में आंशिक समाधान का प्रचलन था। मतलब पश्चिम भारत में अगर बात करें, पश्चिम इस साइड में, ठीक है, लगभग संपूर्ण समाधान होता था, मतलब पूरी तरह से समाधान किया जाता था, शव को मतलब दफनाया जाता था, या फिर उसको जलाना वगैरह, ठीक है। और पूर्वी भारत में बात करें इधर, ठीक है, तो आंशिक समाधान का प्रचलन था। यानी कि समझ लीजिए कि उधर से पूरी तरफ से, मतलब अगर पश्चिम में बात करें तो पूर्ण समाधान, मतलब ऐसे याद रखिएगा, पश्चिम साइड में क्या पाकिस्तान है, उधर तो पूरा दफना के पूरा ऊपर से ढाल ढूल के क्या बना दिया जाता है, उसका मजार बना दिया जाता है, तो पूर्ण समाधान है। जबकि इधर आ जाइए तो अपूर्ण, यानी कि आंशिक समाधान हम उसको कह सकते हैं। चलिए, अब इसके बाद मिलता है कि इस काल के लोग लेखन कला से अनभिज्ञ थे। किस काल के लोग, अभी कौन सा काल चल रहा है, अभी हम लोग कायत संस्कृति, उसके बाद से आहार संस्कृति, जुर्वे संस्कृति, इसमें चल रहे हैं। तो इस काल के लोग जो थे वो लेखन कला से अनभिज्ञ थे। राजस्थान और मालवा में प्राप्त मिट्टी निर्मित वृषभ की मूर्ति एवं इनाम गांव से प्राप्त मातृ देवी। अब यहाँ पर याद रखिएगा, मालवा से तो एक तो मृतभांड मिला था, मालवा में प्राप्त मिट्टी से निर्मित वृषभ की मूर्ति भी मिल रहा है। तो मालवा में मूर्ति भी मिल रहा है और बैल की मिल रहा है, किसका, मालवा में वृषभ की मूर्ति मिल रही है, यानी कि बैल की मूर्ति कहाँ मिल रहा है, तो मालवा में मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है, मालवा में मिल रहा है। अब इसको याद करने का कंसेप्ट कर लीजिएगा। इनाम गांव में इनाम हमेशा मातृ की मूर्ति से होगा, क्योंकि माता जो बच्चों को अपना इनाम देती है ना, जो प्रेम इनाम के रूप में देती है वो कहीं भी नहीं मिल सकता है। तो इनाम गांव में किसकी मूर्ति, तो मातृ देवी की, मातृ देवी की। और मालवा में किस प्रकार की, तो मालवा जो खोजेगा वो तो समझ ही रहे हैं, जो मालवा से शादी करेगा वो बैले की तरह रहेगा, समझ गए। तो मालवा में बैल की मूर्ति यानी कि वृषभ की मूर्ति, और इनाम गांव में मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त होता है। तो इससे ये लगता है कि लोग वृषभ यानी कि बैल और मातृ देवी की पूजा करते थे। तिथि क्रम के अनुसार भारत में ताम्रपाषाण बस्तियों की अनेक शाखाएं हैं। तिथि क्रम के अनुसार भारत में ताम्रपाषाण बस्ती, अब चूंकि हम लोग पूरा ये मिलाकर के किसमें, ताम्रपाषाण काल में है, चाहे जुर्वे संस्कृति हो, आहार संस्कृति हो, कायत संस्कृति हो, ये जो भी संस्कृति है ये सभी ताम्रपाषाण काल में ही अभी है, ठीक है। तो ताम्रपाषाण बस्तियों की अनेक शाखाएं हैं, कुछ तो प्राक हड़प्पाई है, कुछ हड़प्पा संस्कृति के समकालीन और कुछ हड़प्पोत्तर काल की है। मतलब अगर हम ताम्रपाषाण काल की बात करें, अब खत्म ही हो रहा है, चिंता मत कीजिएगा। ताम्रपाषाण काल की बात बोली, इसके बाद से हम लोग को रिवाइज वगैरह करना है, ठीक है। ताम्रपाषाण काल में आपको मिल जाता है कुछ हड़प्पा से पहले का, और इसी को कहेंगे हम प्राक हड़प्पाई। प्राक मतलब पुराना, यानी कि हड़प्पा से पहले का, कुछ हड़प्पा के समकालीन मतलब ठीक उसी समय का, हड़प्पा समय का ही, और कुछ हड़प्पोत्तर यानी कि हड़प्पा के उत्तर मतलब बाद वाले। यानी कि तिथि क्रम के अनुसार भारत में जो ताम्रपाषाण बस्तियां मिलती है, इनका बहुत सारा शाखाएं हैं, अलग अलग जगहों से मिलते हैं। तो कुछ हड़प्पा से पहले के, कुछ हड़प्पा के समकालीन है, और कुछ हड़प्पा के बाद वाले हैं, ठीक है। चलिए, एक एक चीज आपको ध्यान से देखना है। अब यहाँ पर देखते हैं प्राक हड़प्पा काल, मतलब हड़प्पा काल से पहले वाले संस्कृति के अंतर्गत राजस्थान के कालीबंगा, कौन, कालीबंगा एवं हरियाणा के बनवाली स्पष्टतः ताम्रपाषाणकालीन अवस्था है, और 1200 ईसा पूर्व के लगभग पाषाणिक संस्कृति का लोप हो गया। लगभग 1200 ईस्वी के आसपास आते आते क्या हो जाता है, ताम्रपाषाण काल का लोप हो जाता है। याद रखिएगा, ताम्रपाषाण काल का लोप लगभग 1200 ईसा पूर्व के आसपास। अब ये 1000 भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि 1200 ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसका मतलब ऐसा स्पष्ट कोई साक्ष्य नहीं है, ठीक है। हम लोग उसका एक अनुमानता, एक क्या कालक्रम निर्धारित कर लेते हैं। तो इसमें ज्यादा आपको टेंशन की चीजें नहीं है, ठीक है ना, बस माइंड में रखना है, उतना डीपली नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है। अब यहाँ पर प्राक हड़प्पा कालीन में क्या कालीबंगा है, पुराने लोग काले काले होते थे, अब तो नया नया भेष, क्या क्या मतलब आ गया, फेयर हैंडसम, बहुत सारा कुछ। कालीबंगा, हरियाणा का बनाओ बनवाली, बनवाली, ठीक है, बनवाली, ताम्रपाषाण
ताम्र पाषाणिक अवस्था के हैं और 1200 ईसा पूर्व के आसपास में ताम्र पाषाणिक संस्कृति का लगभग लोप हो जाता है। तो कुल मिलाकर के जो ताम्र पाषाण कालीन जो शाखाएं हैं, तो तिथि क्रम में कुछ हड़प्पा के पहले की है, प्राक हड़प्पा, कुछ हड़प्पा के समकालीन है, हड़प्पा समकालीन, और कुछ इसके हड़प्पोत्तर है, यानी कि हड़प्पा के बाद वाले हैं। प्राक हड़प्पा की बात करें तो दो, एक तो राजस्थान के कालीबंगन, क्योंकि राजस्थान में गर्मी तो वहां के लोग काले होंगे। कल वाले वीडियो में ही हमने बताया था कि कालीबंगन जो है, काले लोग कहाँ के, राजस्थान के होंगे, ठीक है। तो ये सभी क्षेत्र हम बता दिए थे कौन कहाँ के हैं। कालीबंगन राजस्थान के है, हरियाणा में बनवाली है, हरियाणा में कौन है, बनवाली है, ठीक है। तो ये बनवाली और कालीबंगा, कालीबंगन भी कहते हैं, कालीबंगा और बनवाली, इन दोनों जगहों पर प्राक हड़प्पोत्तर कालीन संस्कृति का कुछ साक्ष्य आपको मिलता है। और ताम्रपाषाण काल का लगभग 1200 ईसा पूर्व के आसपास में इसका लोप हो जाता है, ठीक है। केवल जोरवे संस्कृति ही 700 ईसा पूर्व तक बची रही, क्योंकि जोरवे संस्कृति, आहार संस्कृति, ये सब तो आप देख ही रहे, कायद संस्कृति, ये सब क्या है आहार संस्कृति को क्या ताम्रबवली संस्कृति भी कहते हैं, और ये सब क्या है ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति है। और ताम्रपाषाण कालीन जो समय है इसका, ये जो संस्कृति है इसका 1200 ईसा पूर्व के आसपास में क्या लोप हो जाता है। लेकिन एक जो जोरवे संस्कृति है जो कि महाराष्ट्र में पनपी हुई थी, ये एकमात्र यही संस्कृति है जो 700 ईसा पूर्व तक बची रही है, ठीक है। अब बात करते हैं सर्वप्रथम चित्रित भांडों के। अच्छा, चित्रित अगर हम गुफा की बात करें तो कहा भीमबेटका में, कल ही हम लोग पढ़े हुए थे। लेकिन यहाँ पर चित्रित अगर भांडों के अवशेष ताम्रपाषाणी काल में ही मिलते हैं। मतलब अगर चित्र वाले हम भांड, किसके, चित्रित भांडों के मृत भांड, यानी कि वही हड़िया वगैरह, मतलब उस पर चित्र बनाया हुआ है। ऐसे हड़िया कब मिलते हैं, हांडी कब मिलते हैं, तो ताम्रपाषाण कालीन में ही मिलते हैं, याद रखिएगा। और तांबे के हांडी बहुत होते हैं, आप लोग मिट्टी के ही देखे होंगे, लेकिन देखते हुए उसका भी होता है, ठीक है। इसी काल के लोगों ने सर्वप्रथम भारतीय प्रायद्वीप में बड़े गांव की स्थापना की थी। इसी समय के लोग, यानी कि इसी संस्कृति वाले, आहार संस्कृति या फिर तांबौली संस्कृति, कायत संस्कृति, जुर्मी संस्कृति, यही लोग बड़े बड़े गांवों का स्थापना किया था। तो यहाँ पर कुछ संस्कृति है, जैसे कि आहार संस्कृति है, लगभग 1700 से 1500 ईस्वी तक इसको माना जाता है आहार संस्कृति का। कब से कब माना जाता है, 1700 से 1500। आप इसको 2100 से भी ले सकते हैं। बोले ना कि ये कहीं आपको ज्यादा कहीं कब मिलेगा, 1500 नहीं 1400 भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कायद संस्कृति अगर हम बोले तो 2000 से 1800 के बीच में, ठीक है। मालवा संस्कृति की बात करें तो 1500 से 1200 ईसा पूर्व में। सावलदा संस्कृति बोले तो 2300 से लेकर 2200 ईसा पूर्व में। सावलदा संस्कृति देख रहे हैं, थोड़ा सा पुराना है, ठीक है। जोरवे संस्कृति तो आप समझ रहे हैं, अभी सबसे लास्ट तक यही चल रहा है, 1400 से लेकर। प्रभास संस्कृति यहाँ पर है प्रभास संस्कृति जो कि 1800 से लेकर के 1200 तक जा रहा है, कहाँ, 1800 से 1200 प्रभास, ठीक है ना। तो रंगपुर संस्कृति की अगर बात करें तो 1500 से 1200 तक, मतलब 1200 में जाने वाले मालवा, प्रभास और रंगपुर, यानी कि प्रभास की मालवा जो है बड़ा रंग वाली है, ठीक है। ये याद रख सकते हैं कि मालवा, प्रभास, प्रभास का मूवी इधर आया था, देखे होंगे आप लोग, बाहुबली वगैरह, और रंगपुर, ठीक है। तो मालवा संस्कृति प्रभास संस्कृति और रंगपुर संस्कृति, ये स्टार्ट भले कोई 1500 से हो, कोई आपको 1800 से हो, कोई 1200 से हो, ठीक है, लेकिन खत्म हो रहा है, सॉरी 1200 से बोले, कोई 1500 से हो, कोई 1800 से हो, और फिर 1500 से, ये मालवा भी 1500 से, मालवा और रंगपुर ये दोनों, क्योंकि रंगीन कौन होगी, मालवा होगी, ठीक है। तो ये दोनों 15 से 12 है, और शादी किससे, प्रभास से होगा, तो इसका 18 से 12 है, ठीक है। चलिए, बाकी इसको देख लीजिएगा, ये आपको मतलब लगभग ऐसा है, कंफर्म हम इसको नहीं कर सकते हैं, और कोई भी नहीं कर सकता है, तो इसलिए ये लगभग में पूछा जाता है, कंफर्म नहीं पूछा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर है प्रागैतिहासिक कालीन संस्कृति एवं विशेषताएं। प्रागैतिहासिक, चलिए हम सबसे अब बिल्कुल बिल्कुल पहले हम आ गए, काल, लक्षण, मुख्य स्थल, महत्व, उपकरण एवं विशेषताएं। तो इसको हम लोग कल के क्लास में बिल्कुल खत्म करेंगे, मतलब अगर बोले हम तो पूरे क्लास का इसमें मात्र इतना ही में, पूरे क्लास का क्या है, पूरे क्लास का निचोड़ है। बाकी यहाँ से वन लाइनर है, और वन लाइनर में वही चीज देखिए, बिल्कुल वही, भारत में पूरा पाषाण युग में सभ्यता का विकास पाइलोस्टीन से या फिर हिम युग से कहा जाता है। ये इसका प्लाइस्टोन जो है क्या हो गया, इसका नाम हो गया प्लाइस्टोसिन, ठीक है। प्रस्तर युग हो गया, पाषाण युग को मानव द्वारा प्रयोग में लाए गए पत्थर के उपकरणों की, मतलब यही पाषाण काल हो गया, ठीक है। तो ये सब जो है कल हम लोग बस इसको खत्म करेंगे, बस यहीं तक है, ठीक है। तो कल के क्लास में हम इसको हम लोग लाएंगे और खत्म करके, और अगले एपिसोड में भी चलेंगे। तो आज के क्लास को यहीं पर कर रहे हैं, थोड़ा सा हेल्थ चल रहा है, हेल्थ इशू, हेल्थ प्रॉब्लम, तो
इस वजह से है, थोड़ा-सा बैठना पड़ रहा है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले क्लास में, लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत।